सो हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे, आजाद होंगे, उड़ने के लिए तैयार होंगे जैसे पंछी सब लोग उड़ते हैं ना। अब निक्कू भी आए हैं, क्या लाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो हमेशा यही रहा है। तो निक्कू भी आ गए हैं और आपके लिए लेकर आ गए हैं रिटायरमेंट ऑफ आवर पार्टनर। बहुत ही इजी, बहुत ही हलवा चैप्टर है। खासकर अगर आपने एडमिशन कर लिया तो सब कुछ सेम है, ऐसा लगेगा कि हम किसी पुरानी यादों में खोए हुए हैं, क्योंकि सब कुछ सेम है। बस एक दो टॉपिक्स हैं जो अलग हैं, एक सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हो सकता है अगर कोई एक दो नंबर काटने के चक्कर में, मतलब 5 नंबर काटने के चक्कर में, तो उस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी? मुझे उम्मीद है आप कहोगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो है अबाउट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें कि हमारा मेन ध्यान गेनिंग रेशियो पे रहेगा, है ना। देन लोन अकाउंट, ये भैया इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो नई बात है वो बस यही है, बाकी तो सब सेम है। एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी भैया जी सेम है, बस अंतर कहां आएगा, क्योंकि भैया एक पार्टनर जा रहा होगा तो जो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड में सारे पार्टनर्स का आता था उसमें से एक पार्टनर होगा, या तो मैं उसे कैश दूंगा या तो मैं उसके बैलेंस को कैपिटल नहीं अब लोन अकाउंट में कन्वर्ट करूंगा, यानी ट्रांसफर करूंगा। तो ये चीजें बस यहां पे बदलती हैं। और जैसे ही वो पार्टनर अलग हुआ, हो सकता है रिमेनिंग पार्टनर सोचे कि भैया हमारा जो बैलेंस है उसको न्यू रेशियो के हिसाब से कर दो, या फिर अब जो हमारा बैलेंस है उसको 8 लाख 9 लाख 10 लाख 12 लाख जो भी क्वेश्चन कहेगा वैसे कर दो। यानी कि यहां पे एडजस्टमेंट तो सेम ही रहेगा जैसा एडमिशन में होता था, बस एक पार्टनर जा रहा है तो उसका हटा दो, बाकी सब सेम ही है। तो ये टॉपिक बिल्कुल सेम है, एकदम एडमिशन की तरह, और उससे छोटा ही है, बस लोन अकाउंट हमारे लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलो ये तो पता चल गया कि आज हम क्या करेंगे। अब जानते हैं कि भैया जी पिछले क्लास में कुछ कुछ कमेंट्स आए थे, तो उनको रिप्लाई देता हूं मैं। इसमें एक जो पर्सन है उनको मुझे थैंक यू भी कहना है, तो पहले उनकी भी बात कर ली जाए। उससे पहले मुझे लग रहा है कि काफी लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के लिए पूछ रहे हैं, तो मैंने आपसे बताया है, शायद आप रेगुलर नहीं देख रहे हैं, कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। उसमें कोर्स बहुत वास्ट कर दिया, ऐसा नहीं है कि 10 पेज का है या 15 पेज का, उसमें कोर्स बहुत वास्ट है। मैं क्योंकि कंप्यूटर का स्पेशलाइज्ड फैकल्टी भी नहीं हूं, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो जस्टिफाइड भी नहीं होगा किताब देख के, अगर मैं कुछ कोशिश भी करूं तो। इसलिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप या तो वो चैप्टर खुद से या किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन से देख लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक दो क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन क्यों लगाओगे। इससे अच्छा जो आपको बनते हैं उसकी तैयारी कर लो, जीटी की, लैंग्वेज की, इन सब की तैयारी कर लो। तो एक दो क्वेश्चन आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन है कुछ क्वेश्चन छोड़ने का, तो वो आप वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। ये एडवाइसेबल है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको फैकल्टीज मिल जाती हैं तो फिर आप बात करके देख लो, बट बहुत ज्यादा है तो उसमें दिन भी बहुत ज्यादा जाएंगे, इसलिए हम नहीं करा पाएंगे, है ना। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है वैसे। अब कई लोगों का थैंक यू है, आई गॉट 20 आउट ऑफ 20, ओके सो स्वीट, ग्रेट यार। एंड एक जी हैं जो हमारे पास हैं कि थैंक यू सो मच भैया, पूरा एडमिशन कर लिया, अमन जी, ओके। और अमन जी ही वो व्यक्ति हैं जिनको मैं कहना चाहूंगा थैंक्स, क्योंकि लक्ष्य बजाज जी ने क्वेश्चन पूछा था कि 11वें क्वेश्चन में दिक्कत है सर, बाकी सब समझ में आ गया है, और अमन जी ने इस पे रिप्लाई किया। यही कॉमियंस की रियल पहचान है कि बॉस हम वो लोग नहीं है जो खुद ही चुचु करके खुद ही अपना पैसा बनाएंगे, या खुद को नॉलेज ले ली अब निकल जाएंगे, भाई हमें तो आता ही नहीं, अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं, अरे नहीं, हम वही लोग हैं जो लोगों के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अगर हमारे बस में होगा तो हम उनकी हर कोशिश की मदद, मतलब हमारी हर कोशिश रहेगी कि हम उसकी मदद कर पाए। तो अमन जी ने यहाँ पे रिप्लाई दिया, तो कुडोस टू यू अमन जी, वेरी गुड। हमें ऐसे ही कॉमेंट्स बनना है, स्माइल फैलानी है, लोगों के डाउट्स को सॉल्व करना है। अगर हमारे बस में जब ना आए ना तो ना भी बोलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ना जिनको कुछ नहीं आता वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ भी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं करना। बट ऑफकोर्स आपका आंसर सही है तो मैं समझ गया हूं, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना कि जब नहीं बन रहा हो तो ना बोलो, लेकिन बन रहा हो तो ऑफकोर्स किसी ना किसी की मदद जरूर कर। तो अमन जी को आप सब लोग भी थैंक्स या कुडोस कह सकते हैं। चलिए बाकी सब ठीक है। अब लक्ष्य बजाज जी का जो मेन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए उसमें ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो तरीके से टोटल कैपिटल निकालने का साधन है। पहला, अगर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है, उसका रेशियो गिवन है, उल्टा किया मल्टीप्लाई किया आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास वो गिवन नहीं है, जैसा कि इस क्वेश्चन में था, रेशियो हमें गिवन है पर न्यू पार्टनर की कैपिटल ही हमें इस क्वेश्चन में निकालनी थी। अब अगर हमको नहीं मिला हुआ है तो हम क्या करें, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। आप क्या करोगे, 1/5, अगर एक पार्टनर है जो कि इस क्वेश्चन में 1/5 ही था, तो अगर वो पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है तो अब बाकी बचा हुआ हिस्सा किसका है, पुराने वाले पार्टनर्स का है। तो पुराने वाले पार्टनर्स का अगर ये हिस्सा है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस हिस्से को उल्टा करना पड़ेगा। पर कैपिटल भी किसकी लेनी पड़ेगी, पुराने वालों की। तो इस क्वेश्चन में पुराने वालों की कैपिटल गिवन थी, तो हमने उसका टोटल किया, रेशियो को उल्टा किया और फिर टोटल कैपिटल निकाल दी, फिर उनको माइनस किया, तो आपके पास जो नया पार्टनर उसकी कैपिटल आ गई। अगर आप देखोगे तो हिडन गुडविल में भी कुछ ऐसा ही होता है, पर क्योंकि क्वेश्चन अगर आपसे कैपिटल मांग रहा है तो जो रिमेनिंग अमाउंट है आप उसको क्या मानोगे, कैपिटल का बैलेंस मानोगे। क्वेश्चन अगर आपको हिडन गुडविल बोल रहा है तो वो ऑफकोर्स तीनों पार्टनर्स की कैपिटल ऐड करने के बाद भी कुछ ना कुछ पैसा बचा देगा। क्वेश्चन फ्रेम इसी टाइप से होगा, वरना क्वेश्चन टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए जब तीनों पार्टनर्स का टोटल करने के बाद भी कुछ पैसा बच गया तो उसको हम फिर गुडविल ऑफ द फर्म कह देते हैं या फर्म्स गुडविल कह देते हैं। ठीक है, होप सो कि अब आप समझ गए होंगे। तो चलो फिर अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी तो इसमें और कुछ था नहीं, बाकी एमसीक्यूज बहुत सारे कराएंगे यार, ऐसी बात नहीं है। पहले एक बार धीरे धीरे आपको थोड़ा समझा दिया जाए कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे अपना क्या बोलते हैं, कैसे तैयारी करनी है, क्या माइंडसेट तैयार करना है, फिर उसके बाद तो बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, चलो तो फिर बाकी सारी बातें हो गई। अब शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके चलते हैं आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के जीवन में। तो चलिए, सबसे पहली बात भैया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता क्या है। तो व्हेन अ पार्टनर लीव्स द पार्टनरशिप फर्म बट बिजनेस इज कंटिन्यूड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर जा रहा है पर बिजनेस कंटिन्यू रह रहा है रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा, तब वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है। अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा तो वो डिसॉल्यूशन हो गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि पार्टनर जा रहा है लेकिन बाकी लोग मिलकर काम अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लीजिए, ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, सी है, इनका रेशियो है 4:3:2। अब सी जी जा रहे हैं, तो एक लाइन है, शास्त्रों का भी ज्ञान हमारे पास है कि बंधु या बबुआ, क्या लाए थे आप, क्या लेकर जाओगे। जब तक दुनिया में रहोगे तो कुछ ना कुछ पाओगे, कुछ ना कुछ खोओगे, लेकिन जाते वक्त यहीं छोड़कर जाओगे, आते वक्त यहीं पे पाओगे। बस इतनी सी कहानी है। तो जब सी जी जा रहे हैं, तो क्या 2/9 वो अपने साथ लेकर जाएंगे? नहीं, जीवन का नियम यहां भी लगता है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अकाउंटेंसी मतलब दुनिया, यानी जीवन, सब कुछ इसके अंदर ही मिलता है। तो जाहिर सी बात है, अब ये 2/9 जो है, अगर देखा जाए तो ये 2/9 या तो वो बी को देंगे, या तो ये 2/9 में से कुछ हिस्सा ए को देंगे, या तो फिर इसमें से कोई हिस्सा निकलेगा और दोनों को चला जाएगा। तो इससे बना देते हैं, तो ये ऐसे आएगा और एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, मुझे कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा बोलो कमेंट्स, बोलो क्या याद आ रहा है। तो अब आप में से कोई कह सकता है कि भैया इसका मतलब कि ये जो है 2/9 ये छोड़कर जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग बोलेंगे। मैंने कहा वाह, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब क्योंकि ए या बी या दोनों, ए या बी या दोनों क्या करने वाले हैं, कुछ ना कुछ हिस्सा लेने वाले हैं। तो अगर ऐसा है तो भैया ये हमारे लिए क्या हो गए, तो ये हमारे लिए गेनर हो गए। भैया कुछ एंट्री याद आ रही है, मैं कहूंगा जरा बताओ कौन सी एंट्री याद आ रही है। भैया एक एंट्री करते थे हम एडजस्टमेंट में, क्या गेनर टू सेक्रीफाइसर, क्या यहां भी वही होगा? जी हां, लेकिन यहां पर गुडविल के केस में होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारा खेल किसके लिए रचा जा रहा है, गुडविल के लिए। ये रेशियो जो निकाला जा रहा है किस लिए निकाला जा रहा है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर कहेगा देखो भाई, जब कोई एडमिट होता है तो आप उसको रेशियो देते हो, तो उससे गुडविल का अमाउंट ले लेते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलकर। अब मैं जा रहा हूं, मुझसे रेशियो ले रहे हो, तो भैया मुझे भी दो गुडविल, तो वो उनको मिलेगी। लेकिन क्या इसमें एंट्री बदलेगी? नहीं, सिर्फ नाम बदलेंगे, कॉन्सेप्ट वही है। क्या है कॉन्सेप्ट? कि अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो वो एक तरीके से अपना रेशियो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो डेबिट होंगे। तो बस फिर यहां भी एंट्री, अगर दोनों ने गेन किया तो एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, अगर सिर्फ एक ने किया तो एस कैपिटल डेबिट या बीस कैपिटल डेबिट, जो भी सिचुएशन होगी। टू सेक्रीफाइसिंग यानी रिटायरिंग पार्टनर, तो यहां पर हम क्या बोल देते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। पर कंटिन्यूइंग में भी कौन, जो गेन कर रहा होगा। रिटायरिंग में अगर मान लीजिए दो का केस हो, पर हमारे पास है नहीं ऐसे केस, अदरवाइज जो भी रिटायर करके प्रॉफिट का हिस्सा देगा वो लोग सब यहां पर आएंगे। और जाहिर सी बात है जो भी रिटायर होगा कुछ ना कुछ हिस्सा उसके पास होगा प्रॉफिट का, तो वो छोड़कर ही जा रहा होगा, तो वो हमारे लिए रिटायरिंग पार्टनर कहला देता है इस चैप्टर में। अदरवाइज हम उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी बोल सकते हैं, बट क्योंकि वो यहां पर रिटायर हो रहा है इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, रिटायरिंग पार्टनर। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, बस क्या है, नाम बदल रहे हैं, है ना। इंग्लिश में बोला तो वाटर, हिंदी में बोला तो पानी, और अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं तो वो आप बता ही दोगे। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर, बस इतनी सी कहानी है।
अब जब ये रिटायर होंगे तो गुडविल की कैलकुलेशन होगी, जाहिर सी बात है। क्या भैया इसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बनेगा? जी हाँ, बुद्धि बहुत तेज है, बिल्कुल ये भी बनेगा। क्या भैया इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा? जी हाँ, ये भी बनेगा। क्या भैया इसमें बैलेंस शीट भी बनेगी? जी हाँ, वो भी बनेगी। अच्छा भैया, तो क्या ये सब हमें यहां बनाना भी है? जी नहीं है। वो नहीं, क्यों? यही तो अच्छी बात है ना, ये नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न में पूछा जाएगा, तो कुछ कुछ चीजें जो पूछी जाएंगी वो बनाना है, प्रॉपर पूरा सब्जेक्टिव नहीं बनाना, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बस इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर एक लोन अकाउंट आता है, वो हमें ध्यान देना है, तो हमारा मेन फोकस उसी पे रहेगा। ऑल्दो लोन अकाउंट से जो एमसीक्यूज आने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा टिपिकल आने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसी चीज के ऊपर चैप्टर है। बाकी फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, वो सब सेम है बॉस, जो एडमिशन पे पढ़ के आए थे वही यहां भी पढ़ के आएंगे। ध्यान रखिएगा कि रिटायरिंग पार्टनर जब रिटायर होता है तो वो रिटायरिंग पार्टनर होता है, अदरवाइज वो हर चीज में ओल्ड पार्टनर ही रहता है। अदरवाइज वो हर चीज में क्या रहता है? ओल्ड पार्टनर ही रहता है। तो यानी कि ये तीनों ही हमारे क्या हैं? ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो भैया जी जो भी चीजें इन्होंने की, एक प्रॉब्लम ये आती है इसमें नोट पे पढ़ाने में कि कई बार रबर बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर ओल्ड पार्टनर्स ही है ये। तो यानी कि अगर देखा जाए तो जो भी रिजर्व है उसमें तीनों का हिस्सा है, जो भी हमारे पास लॉस है उसमें तीनों का हिस्सा है, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो या रिजर्व बोलो, ये सब में तीनों का हिस्सा है, तो तीनों को ही मिलेगा अगर कुछ मिलना होगा तो। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। अब चलिए थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो भैया जी, सबसे पहले रीजन फॉर रिटायरमेंट। भैया कोई रिटायरमेंट क्यों ले लेता है? मैंने कहा यार अब मर्जी है, ले लिया तो ले लिया। तो देखिए रीजन क्या हो सकती है? व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री फॉर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर सारे पार्टनर्स एग्री हैं तो, या फिर पार्टनर इज एट विल, भैया उसने कहा ही था मेरी इच्छा आया, मेरी इच्छा में चला गया, या फिर एग्रीमेंट फॉर द सेम, या तो कोई एग्रीमेंट आपने बनवा रखा है और वो सेम है, तो फिर भाई एग्रीमेंट के हिसाब से उसको जाना था, तो बोलो टाटा बाय बाय, सिंपल सा। जैसे हमारा ही है, लेक्चर खत्म होने के बाद हमें भी करना पड़ता है टाटा बाय बाय, तो बस वही कंडीशन है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले उनकी क्या लायबिलिटीज है? तो रिटायरिंग पार्टनर इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट। सिंपल सा पॉइंट है, तो लॉजिकली है कि भैया जो भी काम कंपनी ने किया है, हमें पता है म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है कि जो भी काम फर्म ने किया उन सब कामों के लिए पार्टनर लायबल होता है अगर वो फर्म के साथ है तो, है ना। एक्सेप्ट फ्यू केसेस, मतलब माइनर और वो वाली चीजें अलग है कि उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, अदरवाइज नॉर्मल वे में जो बोला जाता है वो यही होता है। ठीक है, नाउ लायबिलिटी कैन बी डिस्चार्ज। क्या ये लायबिलिटी डिस्चार्ज हो सकती है? जी हाँ, ये डिस्चार्ज हो सकती है बाय एग्रीमेंट, जो आपका एग्रीमेंट है वो। और मेन पॉइंट है ये कि अगर मान लीजिए बिटवीन रिटायरिंग पार्टनर एंड थर्ड पार्टी एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो ये जो लायबिलिटी है वो इन सब के बीच की डिस्चार्ज हो सकती है बाय एग्रीमेंट। ठीक है, अब एक पॉइंट है जो आपको इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान दीजिए कि लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, तो रिटायरिंग पार्टनर जो है वो लायबल होता है ऑल द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट भी, आफ्टर रिटायरमेंट भी वो ऑल द एक्ट्स के लिए रिटायर लायबल होगा अंटिल अंटिल अंटिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस। इस पर एमसीक्यू भी आ सकता है, इसलिए मैं यहां पर आपके लिए एस्टेरिस्क मार दे रहा हूं। क्या कि लेट सपोज मैं रिटायर हो गया और मैं घर पे मजे से सो रहा हूं, मनाली गोवा घूमने जा रहा हूं, अब फर्म पे कोई लायबिलिटी हो गई, तो क्या मैं उसके लिए लायबल हूं? मैं कहूंगा नहीं, मैं तो घूम रहा था, मरे की पता क्या हुआ। नहीं, सरकार कहती है या आपका एक्ट कहता है कि अंटिल अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन फॉर द सेम, यानी कि आपने फर्म को तो बता दिया, पर पब्लिक को क्या पता, थर्ड पार्टी को क्या पता जो बिजनेस डील कर रही है, आपको उनको बताना पड़ेगा। अब बताने के लिए हम कहेंगे क्या मैं सबके घर घर जाऊं, इतने सारे लोग हैं? नहीं, पर एटलीस्ट एक पब्लिक नोटिस आपको देना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस देना ही पड़ेगा। अच्छा भैया अगर मैंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो फिर आप लायबल हो जाओगे, और लायबिलिटी तो आप चाहते नहीं हो क्योंकि प्रॉफिट तो आपको मिलना नहीं है। पार्टनर कहे भाई तुम तो रिटायर हो गए, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए ये पॉइंट क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दे देते आप फर्म्स के लिए लायबिलिटी बने ही रहोगे, या थर्ड पर्सन के लिए उनको क्या पता, है ना। तो उसके हिसाब से आपको हमेशा लायबल माना जाएगा, तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। ठीक है,
ये क्योंकि एमसीक्यू का भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, तो इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नाउ एडजस्टमेंट, भैया जी जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या एडजस्टमेंट होता है? तो सबसे पहली बात तो भैया वही गेनिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो का एडजस्टमेंट हमारे पास आएगा। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारे पास आ जाएगी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमारे पास आ जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस जो भी होंगे वो भी आ जाएंगे। फिर रिटायरिंग पार्टनर जब जाएगा तो अमाउंट ड्यू, जो उनके पैसे हैं उसका क्या होगा, वो भी एक एडजस्टमेंट है। फिर एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल बाय द रिमेनिंग पार्टनर ऑन द केस या आफ्टर द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हमें इस चैप्टर में करने हैं। अब इस सारे एडजस्टमेंट्स में देखो तो गेनिंग रेशियो फॉर्मूला ही लगाना है। गुडविल सेम है भैया जी, ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो एंट्री में चेंज है वो मैं आपको बता चुका हूं कि कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर पर जो गेन कर रहे हैं वो देंगे। रिवैल्यूएशन सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, ये सारी कड़ियां सेम है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो अगर आपने रीएडजस्टमेंट में भी पढ़ लिया था, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ लिया था, तो फिर आपको एडमिशन में भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी और फिर यहां भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेम है। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये भी भैया सेम है, जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उनको बटेगा उनके पुराने रेशियो में। रिटायरमेंट वाला पार्टनर भी रिटायरमेंट से पहले पुराना ही पार्टनर है तो पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में बट जाएगा, बात खत्म। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ये नया पॉइंट है, ये हमें यहां देखना है, ठीक है। और उसके बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट भी सेम है, अगर रिकंस्टिट्यूशन में समझा तो भी, एडमिशन में समझा तो भी। बस पॉइंट क्या है कि एक पार्टनर हट जाएगा तो उसका हिस्से को आपको नहीं लेना है, बाकी दोनों का लेना है, करना वही है। तो कॉन्सेप्चुअली तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बस इतना इजी चैप्टर बताओ, सब कुछ कॉमन है, सब कुछ सेम ही है। चलो कहे ना सारे चैप्टर्स मिले हुए, ये गवर्नमेंट बिक गई है, नहीं ये तो अच्छी बात है हमारे लिए क्योंकि ये सारे चैप्टर सेम है ना। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती है? तो सबसे पहली कंडीशन है कि भैया ए बी सी ये हमारे पास पार्टनर्स हैं 4 3 2 के लिए, ये तो हम समझ गए। अब जब सी जी जाएंगे तो ये कितने के लिए जा रहे हैं? 2/9 के लिए। अब यही इसमें केस है। केस क्या होगा भैया? केस ये होगा कि या तो ये बता देंगे कि ये जो 2/9 है ये हमारे ए और बी को कितना मिलेगा, यही पॉइंट है ना। या तो ये बता देंगे कि ए और बी को इस 2/9 में से कितना मिलेगा, जैसे इन्होंने बोल दिया भैया ए को 1/9 मिलेगा, बी को 1/9 मिलेगा। या फिर वो कह देंगे कि भैया ये 2/9 है ना, इसका 20% ए को मिलेगा, इसका 20 के बाद 80% बचा 80% बी को मिलेगा। या फिर वो कह देंगे भैया इसका ये नहीं, इसका 1/3 2/9 का 1/3 ए को मिलेगा, 2/9 का 2/3 बी को मिलेगा, बस यही कंडीशन है। या फिर भैया वो बताएंगे ही नहीं कि ये किसको मिला, वो बताएंगे ही नहीं ये किसको मिला, तो हमेशा माना जाएगा कि इसको अलग कर दो, तो बाकियों को जो मिला वो 4:3 में मिला, समझ गए। 4:3 किसका? तो 2/9 का 4:3, बस यही कंडीशन है। एक एक करके देख लेते हैं कि अगर लेट सपोज यही हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ए बी और सी है 4:3:2 के लिए, ठीक है। केस क्या बनता है कि सी give 2/3 of his share to A and 1/3 of his share to B। वेरी सिंपल क्वेश्चन बन गया। इसका सॉल्यूशन क्या होगा बता दो, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? बहुत सिंपल है भैया, सी का हिस्सा कितना था? 2/9 था, इसका 2/3 यानी कि 4/27 किसको मिला? ए को मिला, ए का गेन हो गया, ये सिंपल सा पॉइंट है। तो भैया बी का क्या होगा? तो बी का 2/9 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 2/27, ये किसका हो गया? बी का गेन हो गया। अब भैया गेन निकल गया तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला क्या बनता है गेनिंग रेशियो का? ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग। अगर आप न्यू रेशियो का अगर आपको फॉर्मूला निकालना हो तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो में जिसने जो गेन किया उसको प्लस कर दो, गेनिंग रेशियो। अब अगर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है ये ओल्ड रेशियो यहां आ जाएगा, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बस यही फॉर्मूले हैं। तो अब हमें यहां क्या करना पड़ेगा? हमें गेन गिवन है, गेन गिवन है तो भैया जी न्यू रेशियो निकालो ना यार। तो न्यू रेशियो ऑफ ए, न्यू रेशियो ऑफ बी
कैसे आएगा? ए को पहले मिल रहे थे कितने, ध्यान से देखिएगा, ओल्ड रेशियो 4/9, तो ये लीजिए 4/9 प्लस अब गेन हो गया, कितना मिला 4/27 और मिल गया, तो यानी कि एलसीएम हो गया 27। ठीक है, एलसीएम तो कॉमन है 27, 12 और 4 तो 16/27। ऐसे ही बारी अब एनआर ऑफ बी आ जाएगी, तो ये कितने थे 432, हाँ 3/9 प्लस 2/27, तो ये कितना हो गया, तो 3 9 और 8, एक मिनट 4/27 4/9 4/9 2/27, तो ये कितना हो जाए 3 4 12 16 3 3 9 2 11, वही तो यार मैं कैसे गड़बड़ कर रहा हूँ 27 मैं कह रहा हूँ 3 2 6 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये, है ना, कई बार कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, तो हमारा हिस्सा कितना बन गया 16:11, बस इतनी सी बात है, ये न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब या तो फिर क्वेश्चन आपसे क्या कह देगा कि भैया इसी में थोड़ा सा घुमा फिरा देगा, वो यहां पर ऑफिस शेयर में 2/3 की जगह कुछ कुछ अमाउंट बोल देगा, 20% 80% बोल देगा। अगर क्वेश्चन में फ्रॉम हिज शेयर बोला हुआ हो, क्या बोला हुआ हो, फ्रॉम हिज शेयर, अगर क्वेश्चन में फ्रॉम हिज शेयर बोला हुआ हो तो क्या करेंगे कॉमेंस, मुझे उम्मीद अभी तक आपने बोल दिया होगा, तो उसमें डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालेंगे और ओल्ड रेशियो में जो फ्रॉम हिज है, एक्चुअली ये जो फ्रॉम हिज है ये गेनिंग ही है, ये गेनिंग रेशियो ही है, तो इसको ऐड कर देंगे। ओल्ड रेशियो में फ्रॉम हिज यानी वो गेनिंग रेशियो ही है, उसको ऐड कर देंगे। यहां पर हमें ये क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें ऑफ हिज शेयर बोला हुआ है, क्योंकि हमें ऑफ हिज शेयर बोला हुआ है, इसका मतलब अपने शेयर का इतना हिस्सा, अपने शेयर का इतना हिस्सा। तो आप पूछोगे कितना हिस्सा, तो अपने शेयर 2/9 में से 2/3 यानी कि 4/27, इसलिए ऑफिस शेयर में आपको ये निकालना पड़ जाता है। अगर ऑफिस शेयर ना लिखा हो तो नॉर्मली बता देंगे वो कि भैया सी जो है वो 2:1 में दे रहा है, या सी जो है वो 4:3 में दे रहा है, तो बात तो वही है, अपने हिस्से का 4:3 दे रहा है, तो सेम पैटर्न फॉलो होता है। फिर अगर मान लीजिए आपको फ्रॉम हिज शेयर है तो ऐसे फॉलो होगा। अगर मान लीजिए कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है, तो आप हमेशा मानोगे कि ये जो 2/9 है इसको पुराने रेशियो में मिल रहा है, यानी कि ये कितना दे रहे हैं 4:7, ये ए के लिए हो गया, और बी के लिए कितना हो गया 2/9 × 3:7। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया इसमें से इसका हिस्सा हटा देते हैं बस। ठीक है, तो बचा हुआ 4:3 है, बस बात खत्म हो गई। फिर ये तो ये कितना हो जाएगा 8/63, ये कितना हो जाएगा 6/63। अब अगर आपको न्यू रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो निकाल लो भैया जी, तो यहां पर लेकिन 4/9 आएगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो 4/9 था, प्लस 8/63, तो कितना हो जाएगा 63, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 7 4 28 और प्लस 8, 28 और प्लस 8 तो 36। अब ये तो ए का हो गया, ये किसका हो गया ए का। अब बारी बी की है, तो बी का कितना आ जाएगा 3/9 प्लस 6/63, तो इक्वल्स टू, तो ये हो गया 63, 7 3 21 और 6 27, तो लीजिए, तो रेशियो क्या बन गया 36:27। अगर आप 9 से काटेंगे तो रेशियो क्या बन गया 4:3। तो जब हम स्पीड में होते हैं तो हमें ये पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान के चलेंगे कि भैया ये जो हिस्सा है यही एसआर है, यही एनआर आता है। देखिए अगर आप एसआर भी देखोगे तो 8:6 है, इसको अगर काटोगे तो 4:3 ही निकलेगा, एनआर भी यही आएगा। अगर भैया इसमें बी चला जाता तो 4:2 हो जाता, ए चले जाते तो 3:2 हो जाता। इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है, क्वेश्चन कितना भी घुमा ले यही चीजें इसके अंदर आती हैं। अब एक और पॉइंट आ जाता है कि भैया वो ये सब दे ही नहीं, वो डायरेक्ट ही दे दे। क्या करते भैया, वो कह दे कि लो भैया डायरेक्ट ले लो, तुम डायरेक्ट ही ले लो। क्या ले लो डायरेक्ट, भैया ओल्ड रेशियो और एंड न्यू रेशियो डायरेक्ट ले लो।
तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करता हूं, अगर मैं फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करता हूं, तो पॉजिटिव आने का मतलब है सैक्रिफाइसिंग और नेगेटिव आने का मतलब है गेनिंग। लेकिन क्योंकि मैं यहां पर हूं, तो मैं अगर फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करता हूं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करता हूं, तो पॉजिटिव का मतलब हुआ गेन और नेगेटिव का मतलब हुआ सैक्रिफाइस। बस ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? फिर दिक्कत नहीं आती है कि अगर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो है तो पॉजिटिव गेन नेगेटिव सैक्रिफाइस, अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है तो पॉजिटिव सैक्रिफाइस और नेगेटिव गेन। बस इतना हमारा रेशियो है, ठीक है? चले फिर आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अदर कुछ पॉइंट्स, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट कैसे होगी? वैल्यूएशन के लिए भैया जी पहले तो आपको गुडविल वाला चैप्टर याद रखना है, आपको जो रिकंस्ट्रक्शन के वक्त हमने पढ़ा है। क्या? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कौन से एक्सपेंस लेने हैं, कौन से नहीं लेने। अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो बस वही उठा के दे देंगे वो, पर क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन नहीं सकता, तो 5-6 एडजस्टमेंट या 7-8 एडजस्टमेंट एक साथ देंगे नहीं वो, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। केस स्टडी के रूप में अगर दे दें तो एक अलग पॉइंट है कि केस स्टडी दे दी एक बड़ी सी और उसमें 4 पॉइंट्स पूछ लिए, समझ रहे हो? तो यानी कि यहां पर क्या करना है भैया जी, गुडविल की जो कैलकुलेशंस की है वो हमने पुराना पढ़ रखा है, गुडविल की जो एंट्री है वो एडमिशन और हमने रिकंस्ट्रक्शन में भी पढ़ रखा है, ठीक है? अब यहां देख लेते हैं क्या है। तो वैसे तो सेम ही है, फिर भी व्हेन एनी पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म ही टेक्स हिज शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग पार्टनर एज अ कंपेंसेशन। जाहिर सी बात है, आते वक्त आप ले रहे थे, जाते वक्त आपको देना पड़ेगा, लेन देन, यही तो हमारी कॉमर्स की दुनिया कहती है। तो this treatment is done because retiring partner's share of profit is taken by the continuing partner, so that they will compensate the retiring partner by giving the amount of goodwill in gaining ratio. तो उन्हें अपने gaining ratio में ये अमाउंट चुकाना पड़ेगा, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़े। तो कैलकुलेशन कैसे होगी भैया? तो कैलकुलेशन ऐसे होगी कि या तो वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल गिवन होगी, या तो वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल गिवन होगी, इसमें आप जो पार्टनर जा रहा है भैया उसका प्रॉफिट का हिस्सा निकाल लीजिए। क्या कर लो? प्रॉफिट का हिस्सा किसका? रिटायरिंग पार्टनर का। जैसे गुडविल ऑफ द फर्म है 30,000, ठीक है, हमारा रेशियो है लेट सपोज 3:1, तो 1/6, तो 1/6 में ये 5,000 आ गया, ये उस जाने वाले पार्टनर का है तो वो देकर जाएंगे। कौन? बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर जो भी हिस्सा होगा, अगर मान लीजिए 3:2 है तो 3:2 में देंगे, तो यानी ये 3,000 देंगे, ये जनाब 2,000 देंगे, बस यही है। एंट्री में अब ये क्योंकि गेनर है तो ये दोनों कहां जाएंगे? डेबिट साइड पर जाएंगे। क्रेडिट साइड पे कौन जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर जाएगा, समझ रहे हो? बस यही है। चलिए पढ़ लेते हैं और आगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स डील्स विद गुडविल। हमें पता है कि भैया AS 26 है जो इसका डील करता है। ये क्या कहता है कि गुडविल शैल बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ सम कंसिडरेशन इन मनी एंड मनी वर्थ इज पेड। ये बार बार बता रहा हूं मैं ताकि आपको ध्यान रहे। एज नो कंसिडरेशन इज पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, देयरफॉर गुडविल शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स। अगर आपने पे नहीं किया तो आप इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते। देयरफॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल शैल बी मेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट और इट मे बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। तो फिर या तो रेज और रिटर्न ऑफ दोनों हो जाएगी, या तो फिर वो एडजस्ट होगी, जो कि हमने एडजस्टमेंट कंस्टिट्यूशन के वक्त पढ़ाया था कि जो गेनिंग टू जो हमारा पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग, उसके बीच में एडजस्ट कर दी जाएगी ताकि फिर वो बुक्स के अंदर बनी रहे और उसका सिर्फ एडजस्टमेंट ही लिया जाए। पर हमारा चैप्टर तो रिटायरिंग के ऊपर है, तो हमें पता है हमारी एंट्री होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर में वो नाम आएंगे जिन्होंने गेन किया है, ठीक है? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सबसे पहले बात, अगर गुडविल में एग्जिस्ट इन द बुक्स, अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रही है यानी कि ओल्ड गुडविल है, तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ होती है। तो क्या करते हैं अपन? ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है? यहां पर डेबिट हो जाता है टू गुडविल, ठीक है, उनके कैपिटल से वो पैसा हटा दिया जाता है। देन उसके बाद अगर डज नॉट एग्जिस्ट, तो जाहिर सी बात है अब आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी फॉर्म्स की गुडविल होगी तो रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है? कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वेरी सिंपल। बस हमारा जो ये चैप्टर है उसमें ये दोनों एंट्रीज आ सकती हैं। अगर बैलेंस शीट में या गुडविल अपीयर्ड वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? गुडविल अपीयर्ड, ठीक है, और अगर गुडविल वैल्यूड लिखा हुआ है तो वो ये वाला होता है ना, आपको याद रखने के लिए ताकि आप भूल ना जाओ।
ध्यान रखिएगा, अपीयर्ड का मतलब है कि ये पुराने का मिल रहा है, तो भैया ये वाली एंट्री होगी। शोन मतलब क्या बोलते हैं, वैल्यूड का मतलब है कि गुडविल की फर्म की वैल्यू दी हुई है, अब रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा उसमें से निकालो और फिर जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको पकड़ा दो। किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, डन है? उम्मीद है कि आप डन डन कह रहे होंगे। तो चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, और क्या, जब डन है तो। नाउ एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस, ये सेम है। क्या होगा भैया, सारे रिजर्व्स एक लायबिलिटी होती है, हमारे लिए प्रॉफिट का हिस्सा है, क्रेडिट साइड पे होते हैं। अब क्योंकि ये जाने वाले हैं, डेबिट साइड करो। इसकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ने वाला है, कैपिटल बढ़ रहा है, क्रेडिट साइड करो, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड आती है। तो देखिए, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स हो, सारे टू ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, अगर फिक्स है तो करंट है। पर ध्यान रखिएगा, ऑल पार्टनर्स लिखा गया है, क्योंकि रिटायर होने से पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो ओल्ड पार्टनर ही है, तो सारा कुछ उसको मिलेगा। ठीक है, अब आप में से सवाल आ सकता है कि भैया ये आईएफएफ और डब्ल्यूसीआर जो है हमारा, अगर वो क्लेम ज्यादा हो गया या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई तो जाहिर सी बात है फिर वो वही वाले रूल्स लगेंगे जो अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ चुके हैं, है ना। ये अगर क्लेम ज्यादा हो गया तो भैया क्या ही बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, क्लेम और उनसे लिया जाएगा। डिक्लाइन ज्यादा हो गया तो भैया जितना भी डिक्लाइन हुआ वो उतना उल्टा उनसे लिया जाएगा। समझ रहे हो, है ना। ये है कि अगर बचा हुआ है तो ये सारा बटेगा। ओके, अब ये तो प्रॉफिट के केस में, किसके केस में है, प्रॉफिट्स या रिजर्व्स के केस में। अगर लॉस हो गया तो उल्टा, लॉस को हटाया जाएगा, तो लॉस को हमेशा, ये डेबिट बैलेंस वाला लॉस है या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला भी इधर ही आएगा। ठीक है, और टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि उसकी कैपिटल से हम लेंगे तो कैपिटल रिड्यूस होगी, जो लॉस थी वो भी रिड्यूस होगा। लॉस डेबिट होता है, रिड्यूस होते वक्त क्रेडिट हो जाएगा, और कैपिटल क्रेडिट होती है, रिड्यूस होते वक्त डेबिट हो जाएगी। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल करंट, यहां पर भी ऑल पार्टनर्स आएंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे वही रहे, मतलब जो भी गेन करेंगे वही रहेंगे, नहीं, सारे ही पार्टनर्स ओल्ड हैं रिटायरमेंट से पहले, तो सबका हिस्सा बनता है, प्रॉफिट में भी लॉस में भी। पकड़े, कॉन्सेप्ट सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखा हुआ है राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब बारी आ जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट की, इसमें कुछ भी नहीं है भैया, ये वही पुरानी घिसी पिटी कहानी है जिसको हम पढ़ चुके हैं। क्या भैया, क्रेडिट साइड में एसेट इंक्रीज हो तो, लायबिलिटी डिक्रीज हो तो, या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए तो। डेबिट साइड में भैया अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो, एसेट डिक्रीज हो, ऊपर एसेट डिक्रीज हो, लायबिलिटी इंक्रीज हो, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रह जाए तो, या आपने कोई खर्चा किया तो वो भी एक्सपेंस यहां पर आ जाएगा। फिर अगर भैया इनकम साइड बड़ी होगी तो भैया जी ये प्रॉफिट है, अगर एक्सपेंस साइड बड़ी होगी तो लो भैया जी लॉस है। कहां जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। ये कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। क्वेश्चन कैसा आएगा उसको फिर से समझिए। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भैया कोई आइटम दे दिया, एसेट डिक्रीज हो रहा है, बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये वाली साइड कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड, तो ये डेबिट साइड आएगी। ये वाली कौन साइड होती है, क्रेडिट साइड, तो ये कहां आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। बस ये वाले लॉजिक्स आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। वो ये पूछ सकते हैं कि भैया जी ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ये कहां आएगा, तो भैया जी ये डेबिट साइड पर आ रहा होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, तो टू तो क्रेडिट साइड। ठीक है, और वैसे भी प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर ही होता है, समझ रहे हो। या फिर वो लॉस का पूछ ले तो लॉस यानी कि डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहां से जब हम पढ़ते हैं तो ये बाय वाली साइड होती है, तो टू पे ये होता है। जब हम यहां पढ़ते हैं तो ये टू वाली साइड होती है, तो बाय पे ये होता है ना। लेजर के हिसाब से एंट्री करना तो हमने सीखा हुआ है, बचपन की कहानी है, 11वीं क्लास की। डन, चलिए तो फिर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी आती है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि जाहिर सी बात है हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग, क्योंकि हमने एडमिशन में पढ़ा हुआ है, सब आप विजुअलाइज कर पा रहे होगे। भैया कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, कोई पार्टनर आ नहीं रहा वरना कैश भी आया करता था, फिर सारे रिजर्व्स आ जाएंगे, प्रॉफिट्स आ जाएंगे, जो कुछ भी होगा सब आ जाएगा। इस साइड भैया ड्रॉइंग्स आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा, कोई लॉस होगा तो वो आ जाएगा, फिर भी आखिरी में एक बैलेंस बचेगा। अब जब बैलेंस बचेगा तो जो रिटायर हो रहा है उसको पैसे दिए जाएंगे, तो उसका ही केस है। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय द प्रिपेयरिंग हिज कैपिटल अकाउंट, तो आपको तभी निकालना है जब उसका कैपिटल अकाउंट बनेगा, तभी आप पता कर पाओगे, वरना पता ही कैसे कर पाओगे कितना अमाउंट देना है उसको। जनरली द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू फॉलोइंग अमाउंट्स, कौन कौन से वो अमाउंट्स है अभी देख लेते हैं। फ्रॉम द फर्म एट द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट विच इंक्रीजेज द क्लेम ऑफ अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जिससे उसका क्लेम बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो भैया शेयर कैपिटल करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। भैया अगर क्रेडिट नहीं डेबिट हुआ तो उसे लेंगे भाई, जाहिर सी बात है लेंगे, माफ किसी को नहीं किया जाता, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लेकर जाओ, डेबिट बैलेंस है तो लेकर आओ, वरना याद करो
पर्सनल प्रॉपर्टीज भी ली जा सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना। हाँ, अब आप कह सकते हो भैया अगर हमने इसको गारंटी दे दी तो फिर वो अलग पॉइंट है, लेकिन नॉर्मल केस में तो यही है ना। ओके, नाउ शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का हिस्सा मिलेगा भैया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स में हिस्सा मिलेगा। कोई भी प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट में, उसमें हिस्सा मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर मान लीजिए मिड में रिटायर हो गए डेज मतलब ईयर के, तो जब तक थे तब तक का मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी, मतलब बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन लॉस लिया भी जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब फॉलोइंग आर दी अमाउंट्स विच विल डिक्रीज, जैसे कि भैया जी डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट, ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई एडवांस इन्होंने फर्म से ले रखा था तो भैया चुकाओ। शेयर इन लॉस अगर हो गया तो, या शेयर इन लॉस ऑफ अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट की डेट तक कोई लॉस हो गया तो वो सब भी इनसे लिया जाएगा। तो जो दिया जाएगा उसको प्लस करेंगे, जो लिया जाएगा उसको प्लस करेंगे, फिर लास्ट में ढूम दोनों को माइनस करके देखेंगे कि एक्चुअली में फर्म को देना है या फिर वो फर्म के लिए लेकर आएंगे। समझ गए। नॉर्मली हमको पता ही है हमारे जितने भी केस हैं उस सब में पार्टनर्स ही दे रहे हैं, पार्टनर्स को फर्म ही दे रही है, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ बैलेंस बच रहा है ना। बट लॉजिक क्लियर रखिएगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ ही जाए तो भैया वो पार्टनर को फर्म को भी पैसे लौटाने पड़ सकते हैं, भले ही अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से लेकर आए, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, डन। तो ये कॉन्सेप्ट्स को हमको ध्यान रखना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जब आप किसी पार्टनर को चुका रहे हो तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल थी हमारे पास एक लायबिलिटी क्रेडिट साइड पर, जैसे ही आपने इसमें से कैश चुकाया कम हो गई, जैसे ही आपने इसको लोन में कन्वर्ट किया गायब हो गई। देख रहे हो, यहां थी कैश चुकाया कम हो गई, लोन में कन्वर्ट किया गायब हो गई, या फिर पूरा का पूरा कैश चुका दिया तो गायब हो गई, या पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफर कर दिया गायब हो गई। समझ रहे हो, यहां कुछ नहीं बचा। अब लायबिलिटी गायब होती है तो डेबिट साइड, अब नई लायबिलिटी बनेगी तो क्रेडिट साइड, या फिर अगर मैंने कैश चुकाया तो मेरे एसेट रिड्यूस होंगे, तो एसेट रिड्यूस होंगे तो भी क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट या कैश अकाउंट, या बैंक के थ्रू चुकाओगे तो बैंक अकाउंट। ठीक है। नाउ इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बता रहा कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कैसे चुकाया गया है, तो ऑलवेज एज्यूम, क्या एज्यूम करना है, दैट इट इज ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है। If question is silent about the payment of due amount of retiring partner, then it will be transferred to retiring partner's loan account. यानी कि अगर क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा कि भैया मैंने कैश में पेमेंट की कि नहीं की, या लोन में ट्रांसफर किया कि नहीं किया, आपको मानना है कि फिर लोन में ही ट्रांसफर किया गया होगा, कैश में पेमेंट नहीं हुई होगी। ये अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको समझ के चलना है। तो इसमें कलर मैं थोड़ा अलग कर देता हूं। कलर कौन सा कर दूं व्हाइट कलर कर देता हूं, है ना। ठीक है, तो ये लीजिए भैया जी व्हाइट कलर का, टिंग 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 टिंग, क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है। नाउ इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि भैया इंटरेस्ट कितना चुकाएंगे, तो ये तो हमें पता है ना, इन द एब्सेंस ऑफ डीड 6% है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे कि इस पे बात बनी नहीं है, तो भी फिर ये अब लोन हो गया है बॉस, तो 6% तो चुकाया ही जाएगा। ठीक है, 6% तो चुकाया ही जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये तो हम डीड से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको याद ही होगा, है ना। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ जाए, सिंपल है ये तो पॉइंट। एंट्री आपको याद रखनी है क्योंकि एंट्री आपके एमसीक्यू में आ सकती है। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, या तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, कैश में पेमेंट किया तो कैश, बैंक से किया तो बैंक। ठीक है, ये लो मैं बैंक यहां लिख भी देता हूं। समझ रहे हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिर आप देखते हैं, इसी को थोड़ा सा और डिवाइड कर दिया है मैंने ताकि आपको याद ही रहे। तो पेमेंट फॉर अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर, तो सबसे पहली बात तो अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर कैन बी पेड थ्रू 2 वेज। पहला वे क्या है भैया जी, लमसम पेमेंट ही कर दो, वन टाइम पेमेंट। अगर आप लमसम पेमेंट कर रहे हो यानी पैसा चुका रहे हो तो टू कैश एंड बैंक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म, कैश एंड बैंक भी नीचे आ जाएगा। खत्म नहीं होगा क्योंकि बाकी पार्टनर्स फॉर्म चला रहे होंगे, अदरवाइज तो डिसॉल्यूशन का केस बनेगा ना, तो यहां पे रोक लो इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो फिर पेमेंट ड्यू अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स में अगर आप दोगे तो देखिए सबसे पहले तो भैया जी सब कुछ आप क्या करोगे, लोन में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, फिर लोन में कन्वर्ट करने के बाद उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा। इंटरेस्ट आपके लिए यानी फॉर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है, इसीलिए डेबिट हो रहा है। पर क्योंकि हम उसको कैश में पे नहीं कर रहे हैं तो वो कहां चला जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में। ये तो हमारा पुराना पड़ा हुआ है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन।
यहां पे पार्टनर का नाम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, फिर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब जब आप पेमेंट कर दोगे इसमें आपका प्लस इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का अमाउंट इसके अंदर जुड़ा हुआ होगा। वेरी सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, डन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है लोन अकाउंट, जो मेन चीज है, इसको जरा आराम से समझेंगे अपन। चलो पिंक ही कलर कर लेते हैं, पिंक भी सही दिख रहा है। देखिए अब होता क्या है कि क्वेश्चन आपको बताएगा, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, इमेजिन कर लीजिए आपके यहां पर बैलेंस बच रहा था, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड जो बच रहा था वो लेट सपोज 80,000 बच रहा था। क्या बच रहा था? 80,000। ठीक है, 80,000 बच रहा था। आपने कहा कि आप इसको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, तो डिवाइडेड बाय 4, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट में 20,000 पे करोगे। अब ये जो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है इसको आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया, यानी कि इसको लोन अकाउंट बना दिया। क्या बना दिया? लोन अकाउंट बना दिया। अब जैसे ही आपने इसको लोन अकाउंट बना दिया तो जाहिर सी बात है आपका कितना आ गया? 20,000 रुपए पर इंस्टॉलमेंट आ गया। अब कुछ भी क्वेश्चन नहीं कह रहा, तो आप मानोगे कि जो बचे हुए पैसे होंगे उस पर 6% आपका इंटरेस्ट लग रहा होगा। अगर क्वेश्चन कहेगा 7, 8, 9, 10, 5, तो जो क्वेश्चन कहेगा वो मानेंगे, नहीं कहेगा तो 6% तो लगेगा ही लगेगा। अब जब लोन अकाउंट आता है तो सबसे पहले अगर लेट सपोज 1/4/18 तारीख है, क्या है? 1/4/18, तो आप क्या करोगे? आप यहां पर लिख दोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो सीज कैपिटल लिख दे रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट से उठ के आएगा। एंट्री क्या हो रही थी? सीज कैपिटल टू सीज लोन, तो भैया जी ये लोन अकाउंट किसका हो गया? अब मैं सी नाम दे दिया तो सीज लोन अकाउंट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया? सीज कैपिटल में हमारे पास जाएंगे 80,000 रुपए। अब देखिए होता क्या है, क्वेश्चन आपको बताएगा कि पेमेंट कैसे हो रही है, इमीडिएटली हो रही है या क्या हो रही है। अगर क्वेश्चन ने आपसे कहा कि भैया इनके 1 लाख रुपए ड्यू थे, 1 लाख रुपए ड्यू थे, 20,000 इमीडिएटली पेड इन कैश, क्या बोल दिया? इमीडिएटली पेड इन कैश, तो आप भैया 80,000 रुपए ही तो लोन में जाएगा, 80,000 रुपए ही लोन में जाएगा। मैं लैंग्वेज समझा रहा हूं आपको, लैंग्वेज कुछ भी लिखी हो सकती है, तो लैंग्वेज के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर किसी ने कहा कि भैया इसका बैलेंस इतना ड्यू है, 20,000 तुरंत पे कर दिए, तो बचे हुए पे ही इंटरेस्ट चलेगा, बचे हुए ही लोन अकाउंट में जाएगा, तो यानी कि 80 से सवाल चलेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर किसी ने ये इमीडिएटली पेड नहीं कहा तो 1 लाख से सवाल चलेगा, या फिर किसी ने ये कह दिया कि भैया 80,000 इनका बैलेंस है और ये 4 इंस्टॉलमेंट में पे करने की बात कर रहे हैं, तो 4 से डिवाइड करो। अगर भैया 5 इंस्टॉलमेंट में पे करते तो भैया डिवाइड बाय 5 होता, तो ये 16,000 हो जाता। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां से पॉइंट स्टार्ट होता है कि जब भी कोई इंटरेस्ट पे किया जाता है ना, तो इंटरेस्ट की डेट भी डिसाइड होती है कि इस दिन पे होगा या इस दिन पे होगा। अगर पर ईयर की बात हो रही है, क्या पर ईयर की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहां पर 31 मार्च 19 तक, 31 मार्च 19 तक इसका पेमेंट नहीं हुआ, इसकी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हुई, तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप मुझे खुद से समझ के बताओ। देखिए इसमें पूरा बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं आएगा, तो हम बड़ा क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, क्योंकि पूरा बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आने वाला है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। हमको ये समझना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। अगर इमीडिएटली पे कर दिया तो भैया बचा हुआ पैसा जो है लोन अकाउंट ये होगा। अगर उन्होंने बोला 4 इंस्टॉलमेंट, तो 4 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया लोन का अमाउंट ये है, या पर्सन का जो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है ये है, उसमें से 80,000 रुपए आपने या 20,000 रुपए आपने कैश चुका दिए, बचे हुए पैसे वो 4 इंस्टॉलमेंट में चुकाने के लिए कह रहा है, तो बताओ पर इंस्टॉलमेंट क्या हुआ। सवाल यही तो पूछेगा। तो पर इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करेंगे भैया? डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, जो भी बचा हुआ पैसा है। उसने बोल दिया भैया पर इंस्टॉलमेंट 4 तो है, लेकिन इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर में कितनी आएगी, तो फर्स्ट ईयर बता रहा हूं मैं। समझ रहे हो ना? तो पूरा बड़ा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम, बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव है ही नहीं, और वो आपने 12th में किया हुआ होगा। अदरवाइज आप वन शॉट भी देख सकते हो, कॉमर्स वाला चैनल पे वन शॉट डला हुआ है, तो वहां पर भी आपको बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात इसमें और डेथ में। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप निकालोगे तो आपको क्या देखना है? 80,000 रुपए 6% के हिसाब से 12 महीने तक, क्योंकि इसमें 12 महीने बाद आप पेमेंट कर रहे हो, तो 6%, तो कितना हो जाएगा भैया? 4,800। तो ये 4,800 हो गया। समझ रहे हो? अब क्या होगा? 31 मार्च की तारीख आएगी, 31 मार्च 19 की तारीख आएगी। अब आप पेमेंट करोगे, तो जब आप पेमेंट करोगे तो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट तो 20,000 है, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट तो 20,000 है, लेकिन ये जो लोन रह गया, ये जो लोन रह गया साल भर आपके हाथ में, तो आपने भी तो कहीं उस लोन के पैसे का इस्तेमाल किया होगा, वरना तो इनको आप पहले चुकाते।
तो रिटायरिंग पार्टनर को अगर 80,000 पहले मिलते तो वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करते, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ तो करते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसीलिए वो लोन पे ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं। तो यानी अब जब आप चुकाओगे तो इसमें टू बैंक तो लिखोगे लेकिन पैसे दोनों के जाएंगे, इंस्टॉलमेंट के भी जाएंगे प्लस इंटरेस्ट के भी जाएंगे। तो यह ध्यान रखना कि इंस्टॉलमेंट अगर अमाउंट बता रहा है तो इंस्टॉलमेंट के 20,000 और इंटरेस्ट के अलग से पे होगी। एंट्री अभी मैंने आपको यहां दिखाई थी, इंटरेस्ट डेबिट है टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, तो ये सारा इकट्ठा होता है। फिर पेमेंट जब जाती है तो उसमें प्लस इंटरेस्ट जाता है। अदरवाइज जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो क्वेश्चंस बता देंगे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही कह दे कि ये 20,000 इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट है तो अलग केस है, पर वो बहुत बड़ी क्लास में आपको मिलेगा, कैलकुलेशन का चक्कर है। हमारे में सिंपल है तो हम सिंपल कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब आप यहां क्या करोगे, तो अब आप यहां पर 20,000 तो दोगे जो इंस्टॉलमेंट का वादा है, प्लस इंटरेस्ट जो अब इसका निकला इस साल का, आपने अपने पास पैसे रखे उसकी वजह से 4,800, ये दोनों ही दोगे, यानी कि 24,800 यहां पर आ जाएगा। समझ रहे हो? देन उसके बाद क्या होगा, फिर इसकी टोटलिंग हो जाएगी। टोटलिंग कितनी हो गई, 80 और 4 तो 84,800, 84,800, ठीक है, 84,800 हो गई। यहां पे भी 84,800 आ जाएगा, 84,800। फिर क्या होगा भैया, इसी का आप क्या करोगे, 2, अब 31 मार्च 19 को ही तो ये खत्म हो जाएगा, और जो बचा हुआ पैसा वो आपको दिखाना पड़ेगा कि अब भैया इनका लोन जो बचा वो कितने का बचा, माइनस कर दो तो 60,000 का बचा। अब यही 60,000 नेक्स्ट ईयर में बात जाएगी। इसी 60,000 को आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में लेकर जाना है। नेक्स्ट ईयर की तारीख क्या हो जाएगी, 1/4/19। अब नेक्स्ट ईयर में फिर वही जो पहले तो बैलेंस आएगा, तो अब यहां से स्टार्ट होने लगेगा बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। अब कितने रुपए आए, 60,000, तो अब पूरे साल भर ही आपके पास रहेगा, फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो भैया जी यहां पर 31/3/20 आ जाएगी बाय इंटरेस्ट। ब्रैकेट में मैं निकाल देता हूं, 60,000 पे 60%, बहुत सिंपल है, 3600 आएगा। 60,000 पे 6%, सॉरी मैं 60% कह रहा हूं, 6%, तो 2 0 से 2 0 कटे, यानी कि 3600। फिर क्या होगा भैया, फिर कुछ नहीं, इसकी भी टोटलिंग हो जाएगी, इसकी भी टोटलिंग हो जाएगी। कितना, 63,600, तो यहां पर आ जाएंगे 63,600। अब जाहिर सी बात है फिर से पेमेंट होगी, जैसे ही आखिरी तारीख आएगी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। 31/3/20 पेमेंट करोगे आप टू बैंक, इसमें वही प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, हमने प्रिंसिपल अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट कहा था 20,000 रुपए देने का, तो हम 20,000 रुपए देंगे, प्लस क्योंकि ड्यू अमाउंट हमारे पास 60,000 था, उस पर 6% 3600 रुपए लग रहे थे, तो यानी कि हमारे पास 23,600 लग गए। तो अब हमारे पास कितना बचा, तो टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड कितना बचा, 40,000। फिर ये अगली साल रिपीट होगा, तो यही साइकिल ऐसे ऐसे चलती जाएगी। हमें बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर क्वेश्चन मुझसे कहे कि भैया उसका बैलेंस इतना है या इतना है 1 लाख, और उसमें इमीडिएटली कैश पेमेंट कर दिया, तो लोन अकाउंट इमीडिएटली कैश पेमेंट में नहीं बनता, बचे हुए अमाउंट पे बनेगा। तो लोन अगर पूछे तो 80,000 है। अब इसी में वो एक और स्टेप लगा के पूछे कि भाई पर इंस्टॉलमेंट कितना पे करना है, पर इंस्टॉलमेंट कितना पे करना पड़ जाएगा, तो 20,000 पे करना पड़ जाएगा। अगर वो पूछे इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड करके बताओ, तो आप भैया कैलकुलेशन कर लेना, 80,000 पे 6% यानी 4,800, तो जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो 24,800 होगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होता है। समझ रहे हो, क्वेश्चन बस यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो कोई बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन करने की हमको जरूरत नहीं है, हमको एनालिटिकल स्किल्स के साथ समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर हाफ ईयरली का केस होता तो आधे महीने का इंटरेस्ट होता। समझ रहे हो आप मेरे कहने का मतलब, ठीक है, डन। तो बस यही लोन अकाउंट है। बाकी अगर बिल्कुल ही बड़ा पढ़ना है तो आप 12th क्लास की बुक्स में आप देख सकते हो, या कॉमर्स वाले चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट है, उसके अंदर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी है, डेथ ऑफ अ पार्टनर भी है, उसमें आप बड़ा क्वेश्चन देख लो सिर्फ, अगर पूरी थ्योरी नहीं भी देखनी तो। और वन शॉट देखते ही आपको सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑफकोर्स वन शॉट होता है तो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन क्लियर हो जाएगी, और नहीं होगी तो वहां डाउट तो आप पूछ ही लोगे। अब देख भी रहो कि हम डाउट रिप्लाई भी करते ही है, ओके। चलो तो फिर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी हमारा काम खत्म। मेन जो चीज थी वो यही थी, समझना कि भैया इंस्टॉलमेंट में क्या है। मेन क्या चीज है कि भैया ये समझना कि इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब होता है, यहां पर ये इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, और अगर ये इमीडिएटली पेड इन कैश है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। बाकी सब हलवा है, हलवा है, हलवा है।
चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है लास्ट में एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। ऑल्दो मैंने आपको पिछले सेशन एडमिशन में पूरा वो करके दिखाया हुआ है, तो वही है, उसमें कहीं कोई झंझट नहीं है, फिर भी थियोरेटिकली देख लीजिए। समटाइम्स व्हेन एनी पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म देन द रिमेनिंग पार्टनर में डिसाइड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल्स व्हिच इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि भैया जी वो चाह रहे हैं कि अब एक पार्टनर चला गया, हम अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट कर ले। भैया अगर वो नहीं चाह रहे तो भाई जो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है वही उनकी कैपिटल रह जाएगी, फिर हम भी कहेंगे थैंक यू यार, एडजस्टमेंट का सवाल नहीं आया, समझ रहे हो। लेकिन अगर आएगा तो करना तो पड़ेगा। नाउ द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स मे डिसाइड दैट देयर कैपिटल्स आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर शैल बी इन प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो डिसाइड कर सकते हैं कि भैया हमारी जो अब जो हिस्सा बन रहा है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बने। फॉर दिस पर्पस सम पार्टनर्स मे हैव ब्रिंग फर्दर कैपिटल टू मीट देयर डेफिसिट ऑफ देयर कैपिटल एंड अदर्स में हैव विड्रॉ द एक्सेस कैपिटल। यानी कि जब बारी ऐसी होगी, नए रेशियो में बदलेंगे, तो हो सकता है किसी की कैपिटल ज्यादा दिखे, किसी की कैपिटल कम दिखे। जिसकी ज्यादा दिखेगी वो लेकर जाएगा, जिसकी कम दिखेगी वो और लेकर आएगा, ताकि जितना आपने डिसाइड किया उतना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बन पाए। ठीक है। नाउ देयर कैपिटल कैन बी एडजस्टेड बाय द फॉलोइंग वेज। आपके पास एडजस्ट करने के तरीके हैं। पहला, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, तो भैया उसके हिसाब से, या फिर व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या तो वो कह रहे हैं कि जो आपका बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद, इसी को न्यू रेशियो में रख दो। इसमें क्या है भैया जी, इसमें आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन है, जैसे उन्होंने बोल ही दिया क्वेश्चन में कि भैया 8 लाख है, अब इसको एनआर में बांट दो, या फिर 9 लाख है, अब इसको एनआर में बांट दो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, या फिर व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। या तो फिर अब वो क्या कहेंगे, भैया जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो वो उसी के बराबर हो जो आपकी रिटायरमेंट से पहले की थी, तो उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। बेसिक पॉइंट ये है कि कोई आएगा जाएगा, जो भी क्वेश्चन हमसे कहेगा उसके हिसाब से हम रेशियो में बांट देंगे, तो हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है हमें पहले से मिल जाएगा। पहले से मिल जाएगा तो दोनों साइड की कैलकुलेशन होगी, कोई साइड बड़ी होगी कोई साइड छोटी होगी। अगर आपकी इस साइड बड़ी है तो भैया आपका विड्रॉवल लेकर जाना है, या करंट अकाउंट आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा। उस साइड बड़ी है तो कैश यानी आपको लेकर आना है, और अगर करंट अकाउंट बनाओगे तो फिर उसका एसेट बनेगा। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। जिनने भी वो लेक्चर देख रखा है उनको मुझे नहीं लगता कि यहां प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक है, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड, when the retiring partner is to be paid through amount brought in by the remaining partners in a manner to make their capital proportionate through the new profit sharing ratio and leave a desired cash balance। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या करना पड़ जाएगा, जब भी कोई रिटायरिंग पार्टनर को पे किया जाता है ब्रॉट जो भी अमाउंट है रिमेनिंग इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जब भी कोई रिटायरिंग पार्टनर को पैसे पे किया जाता है तो उसके बाद अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट। तो वो कई बार ऐसा करते हैं कि वो कैपिटल उस बेसिस पे लेके आते हैं ताकि उनका एनआर रेशियो मेंटेन रहे। व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट थ्रू टू देयर न्यू शेयरिंग रेशियो एंड लीव द डिजायर्ड कैश बैलेंस, और बाकी फिर कैश बैलेंस को वो लीव कर देते हैं। तो ये आपके पास 2 केस बनते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है, तो अब देखिए स्टेप्स आपके पास आ रहे हैं। When total capital of the new firm is given, जब टोटल कैपिटल आपकी गिवन होगी तो क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा भैया जी ascertain adjusted capital of remaining partners after all adjustment। सबसे पहले तो ascertain कर लो डमी, पिछले डमी वाला बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड बना के रख लो अपने पास, हमने कहा ओके। देन कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी न्यू कैपिटल है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देख लो। देन डिटरमाइन, आपने लिख लिया, एक डमी बना लिया और एक जो एक्चुअल बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड लिखना था अब आपने लिख लिया। अब उनके बीच का जो डिफरेंस है वही सरप्लस ऑफ डेफिसिट है, तो सरप्लस ऑफ कैपिटल या डेफिसिट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच कंटिन्यूइंग पार्टनर बाय कंपेयरिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल स्टेप 2 एंड द प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल स्टेप 1। स्टेप 1 और स्टेप 2 के जो रेशियोज आएंगे, मतलब जो भी अमाउंट आएगा उसमें कंपैरिजन कीजिए, जो भी बड़ा या छोटा है तो बड़ा है तो भैया सरप्लस है तो लेकर जाएगा, डेफिसिट है तो लेकर आएगा। देन सरप्लस कैपिटल क्या होती है, व्हेन प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। डेफिसिट क्या होती है, जब प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, अब मैं आपको एक यहां पे दिखा देता हूं, है ना। जैसे हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं,
तो यहां पर बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड होता है, ठीक है। अब यहां पे मैं कुछ अमाउंट लिखूंगा नहीं, ये जब आप पूरा वर्किंग कर लोगे, ये जब आपने यहां पर पूरी वर्किंग कर ली, ठीक है, ये जो यहां पे आपने पूरी वर्किंग कर ली, तो आप इसको पहले डमी में यहां लिखोगे, ठीक है, डमी में यहां लिखोगे जो भी यहां पर आया। फिर आपको न्यू पीएसआर, यहां पर जो नई कैपिटल है, न्यू कैपिटल इन न्यू पीएसआर, वो आप यहां लिखोगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जो डमी आई है तो इधर का टोटल कुछ होगा, इधर का टोटल कुछ होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ डिफरेंस होगा, वही आपका सरप्लस कैपिटल है या डेफिसिट कैपिटल है। तो जो यहां पे डिफरेंस क्रिएट होगा इस दोनों के बीच में, उसी से आपको पता चलेगा सरप्लस है या डेफिसिट कैपिटल है। हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरा ग्राफ के साथ ही बनाया था, तो दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेम टॉपिक है। नाउ अब जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए पिंक कलर कहां भैया, ये रहा, जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए यहां पर कुछ भी बचता है या फिर यहां पर कुछ भी बचता है, तो यहां पर जो बचता है उसको क्या बोलेंगे हम, मैं यहां पे एरो बना के कर दे रहा हूं, यहां पर जो बचता है वो कैश या करंट जैसा क्वेश्चन कहे, लेकिन अगर करंट है तो ये आपके लिए लायबिलिटी है, अगर कैश है तो ये आपके लिए विड्रॉवल है, यानी कैश को आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर बनता है तो यहां पर भी कैश है और करंट है, पर यहां पर ये जो करंट है ये आपके एसेट में जाएगा, और ये जो कैश है ये एसेट को, एसेट में जो कैश आता है उसमें प्लस हो जाएगा, ये विड्रॉवल है तो ये माइनस हो जाएगा एसेट वाले में से, बस यही याद रखना है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो यहां पे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, ये टू वाली साइड होती है, तो जब भी सरप्लस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, बस वही यहां पर है कि कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अगर साइड ये है जब वो विड्रॉ कर रहे हैं, देखिए व्हेन प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल इज मोर, यानी कि सरप्लस की कहानी है, इज मोर यानी कि सरप्लस की कहानी है, ये वाली साइड ज्यादा आ रही होगी, ये वाली साइड कम आ रही होगी, इसीलिए सरप्लस बन रहा है, बस पॉइंट खत्म। तो एंट्री ये हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए लेस है, लेस देन है, तो जाहिर सी बात है ये बाय वाली साइड होती है, तो आपको पता है ना, तो बाय टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय कैश या बैंक, तो बाय कैश या बैंक या कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे भी कंसर्न पार्टनर्स का, अच्छा ये यहां पे लिखा हुआ है नीचे वैसे टू करके, टू कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो जो भी हो, समझ रहे हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका लेस हो रहा है तो ये वाली एंट्री हो जाएगी, यहां पर है तो कैश या कंसर्न पार्टनर या बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नाउ अनलेस अग्रीड अदरवाइज, अब ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब तक कहा ना जाए कि भैया सरप्लस कैपिटल या डेफिसिट कैपिटल को कैसे दिखाना है, तो आप एडजस्ट करोगे थ्रू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, इसको भी स्टार मारो। एक स्टार हमने वहां मारा था कि जब तक बताया नहीं जाए आप नहीं मानोगे कि कैश में पेमेंट किया है, आप ये मानोगे कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, और यहां पर आप ये मानोगे कि जो भी चेंज है, जो भी एडजस्टमेंट होने की वजह से कुछ भी सरप्लस या डेफिसिट है वो कैश में लाया जाएगा। अब दोनों पॉइंट देखो अलग अलग हैं, कंफ्यूजन हो सकती है। भैया जब किसी पार्टनर को रिटायर कर रहे हो और उसका लोन के बारे में नहीं बता रहे कैसे उसको पे ऑफ किया गया है या क्या किया गया है, तो आप मानोगे कि उसको लोन में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन यहां पर आप मानोगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कैश में ला रहे होंगे, करंट अकाउंट नहीं आएगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड नॉट बाय द ट्रांसफरिंग इट टू करंट अकाउंट, तो ये हमारे को नहीं मानना है। दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना। जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो भैया लोन अकाउंट समझ रहे हैं, पर जब रिमेनिंग पार्टनर्स कुछ ला रहे हैं या ले जा रहे हैं तो हम उसको कैश से डील कर रहे हैं, करंट अकाउंट से नहीं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, और अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है तो जो क्वेश्चन कहेगा वही करेंगे हम। तो समझ गए, होप सो कि आप समझ गए होंगे। अब यहां पर कुछ भी बचता नहीं है, तो यानी कि अब जो चीजें बच जाती हैं वो कौन सी हैं, जैसे एडजस्टमेंट्स हैं, तो एडजस्टमेंट्स हमको पता है वीसीआर आईसीआर अच्छे से करना है, ये हम पुराना पढ़ चुके हैं। या फिर लेट सपोज कोई बेड डेप्ट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, या डिस्काउंट ऑन डेटर है, या टू और बाय का केस, लैंड इंक्रीज बाय या लैंड इंक्रीज टू। टू में हम क्या करते हैं, डिफरेंस अमाउंट, बाय में हम क्या करते हैं, मैं फिर से लिख देता हूं,
2 में हम क्या करते हैं, डिफरेंस अमाउंट को देखते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है यहां से यहां तक बाय में इतना, बाय में इतना, कितना, इतना, तो यानी कि ये डायरेक्ट इंक्रीज है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, अगर एसेट्स है तो क्रेडिट साइड, और अगर लायबिलिटी है तो डेबिट साइड। ठीक है, वो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से हम जानते हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं, इस पे ध्यान देना है। इन दिस चैप्टर रिटायरिंग पार्टनर इज ऑल्सो ओल्ड पार्टनर, सो ही और शी विल गेट ऑल द थिंग्स लाइक अदर रिमेनिंग पार्टनर्स, अदर ओल्ड पार्टनर्स। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये मत भूल जाइएगा कि भैया जी वीसीआर बांटना है, अरे तो रिटायर हो गया उसको नहीं देंगे। अरे भाई वीसीआर जब तक का है तब तक वो फर्म का ही हिस्सा था, अब रिटायर हो रहा है तो अब नहीं देंगे। ठीक है, डन 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 डन। तो देखो इस चैप्टर की थ्योरी हमारी यहीं कंप्लीट हो गई है। अब आपको थ्योरी अच्छे से समझने के बाद मेरे साथ एमसीक्यू करना है। एमसीक्यू जितने भी सही हो आप बता सकते हो, कोई गलत हो क्यों हो गया वो भी आप मुझे बता सकते हो, और अगर आप समझ गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेन काम समझाना है। अगर अभी तक नहीं समझे तो आप बता सकते हो, अगर आप समझ गए तो वेल एंड गुड है यार, ये तो अच्छी चीज है। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं भी सॉल्व कराऊंगा लेकिन आप अपने आप से आंसर दोगे, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जेन्युइन रहना, ऐसा ना हो कि रौला काटने के लिए लिखे जा रहे हो कि हाँ भैया पूरे में से पूरे सही हो गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सच आप जानते हो। मुझे सच बताओ ना बताओ इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, इससे फर्क पड़ता है। और जितना सच को फेस करना सीख लेंगे उतना ही अच्छा रहता है। ठीक है, चलो तो फिर भैया जी स्टार्ट कर देते हैं। और अब आ रहा है आपके पास तड़कता भड़कता सवाल। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग हैं तैयार। लीजिए, आ गया है क्वेश्चन। As per dash of the Indian Partnership Act, a retiring partner becomes entitled to profit after the retirement if his dues remain unpaid. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बच्चों को पता ही नहीं होता है। एक हमारे पास सेक्शन 37 है, इसका सेक्शन भी आपको याद रखना है और इसका आंसर भी यही है। ठीक है, पर मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। सेक्शन 37 हमने जब थ्योरी पढ़ी तो हमने देखा कि अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं बताया हुआ है तो आप उनके पैसे, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसको लोन में कन्वर्ट कर सकते हो, और कुछ भी नहीं बताया तो 6% इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। पर यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 37 कहता है कि अगर आपने उनके ड्यूज को पे नहीं किया तो उनके पास 2 ऑप्शन है, एक तो इंटरेस्ट लेने का, एक है प्रॉफिट में हिस्सा लेने का। प्रॉफिट में हिस्सा लेने का। अच्छा भैया, तो इसमें से कौन सा माना जाएगा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 37 कहता है कि भैया यहां पर आपके पास 2 हिस्से हैं, या तो आप इंटरेस्ट ले लो या तो फिर आप प्रॉफिट में से हिस्सा ले लो, यानी दोनों चीजें अप्लाई है, थ्योरी में नहीं है, अलग से है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस में इन चीजों को समझे। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये बात आपको याद रखनी है। सेक्शन 37 याद रखना है, क्योंकि इसमें कह रहा आता है वो कि प्रॉफिट में हिस्सा लेने का चांस है, यानी कि अगर आपने उनके अमाउंट्स को ड्यू को पेमेंट नहीं किया है तो प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हैं। सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है। समझ गए? सुनो जरा जो ये कहता है, और याद भी रखो क्योंकि एग्जाम में आने का चांस लगता है। मणे की है, मणे तो राइम बनाने से मतलब है। ठीक है, चलो तो फिर ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, और अगर आपको पता था तो वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन, इसकी इंपॉर्टेंस है इसलिए मैंने इसको थ्योरी में नहीं रखा, मैंने कहा भाई अलग से बताऊंगा। नाउ व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। भैया जी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? अब हमें तो पता है भैया बहुत कुछ होता है, ये जानना क्या चाहता है, क्योंकि इस क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा तो आंसर से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला, क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, क्या ये है, या फिर डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स, या फिर क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स, या फिर क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन अच्छा इन न्यू रेशियो और इन गेनिंग। मैंने कहा यार दोनों सेम कैसे हो गए, इन न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो। तो हमको पता होना चाहिए कि भैया जी कोई भी रिजर्व्स होते हैं तो वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बंटते हैं। रिटायरमेंट का चैप्टर यानी कि सारों को ही बटेंगे। अब बटते हैं का मतलब क्या हुआ, रिजर्व डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो देखिए यही जर्नल एंट्री से सिंगल सिंगल ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दिस विल बी अवर राइट आंसर, यही आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अब गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, अब यही क्वेश्चन अगर एडमिशन में आता तब भी आंसर यही होता, बस उसमें नया पार्टनर को नहीं मिलता क्योंकि नया पार्टनर अभी अभी आया है। रिटायरिंग पार्टनर को क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसके रिटायर होने से पहले की चीजें हैं।
समझ रहे हो? सेम क्वेश्चन वहां भी आ सकता है, आंसर भी हमारा सेम ही रहेगा, पर टू ऑल ओल्ड पार्टनर्स होगा, यहां पर ऑल पार्टनर्स नहीं होगा, ऑल ओल्ड पार्टनर्स होगा। समझ रहे हो? ठीक है, ऑल पार्टनर्स लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स होगा, क्योंकि ऑल पार्टनर में तो नया वाला भी आ गया। टेक्निकली समझना है एक एक वर्ड्स की महत्व को, क्योंकि कई बार एक वर्ड्स महत्व को बदल देता है, लाइन के सेंटेंस फ्रेमिंग को बदल देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। पी क्यू आर व पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5-5-4। भैया जी हमने कहा ठीक है। फाइनली क्यू रिटायर्ड, क्यू जी टाटा बाय बाय कर रहे हैं। हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन पी एंड आर। हिज शेयर यानी कि ऑफ हिज शेयर वाला सवाल आ गया, उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि भैया इक्वली बटेगा। पहले तो पता करें भैया जा कौन रहे हैं, तो भैया जी क्यू रिटायर्ड, क्यू यानी कि बीच वाला हिस्सा है, पी क्यू आर, ध्यान रखिएगा तुक्के से नहीं ध्यान से देखना है, पी क्यू आर यानी कि बीच वाला हिस्सा। 5-5-4 तो 10 और 4 14, यानी कि भैया जी क्यू का जो हिस्सा है वो है 5/4। तो भैया इसको 5/4 कह रहा हूं मैं, 5/14, ठीक है 5/14 है। अब इसको वो इक्वली लेने वाले हैं, तो भैया पीस गेन निकाल लो। पीस गेन क्या होगा, तो 5/14 को इक्वली लेने वाले हो तो 1/2 करने वाले हो, तो 5/28। सेम यही आर्स गेन होगा, आर्स गेन भी यही आएगा। क्या आएगा भैया कि वही 5/14 को लेने वाले हैं, कितने में, इक्वली में, तो 1/2 यानी कि 5/28। अब हमें लेकिन निकालना क्या है, वो हमसे जानना क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जाहिर सी बात है हमसे गेनिंग रेशियो तो मांग ही नहीं रहे, 1:1 हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी नया वाला मांग रहे हैं, तो बस अब एनपीआर निकालना है। तो पीज एनआर क्या होगा, ओ आर प्लस जी आर, ओ आर प्लस जी आर, ये हमारा क्या है, गेन है, गेनिंग है। ठीक है, तो ओ आर प्लस जी आर यानी कि ओ आर कितना था, 5/14 प्लस 5/28, तो ये कितना हो जाएगा, 2 10 और 5 15/28। फिर उसके बाद पी क्यू और आर्स, आर्स न्यू रेशियो कितना है, सिंपल है, आर्स न्यू रेशियो यानी कि 4 वाला, तो 4/14 प्लस 5/28। अगर देखा जाए तो 2 4 जा 8 प्लस 5 यानी 13, तो 15 और 13 28 लो, सही है, यानी कि आंसर कितना हो गया, 15:13। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं। अगर ध्यान दोगे तो भैया हमको दूसरे की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, क्योंकि एक ही ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है, और हम एक का निकाल लेंगे तो पता ही चल गया कि भैया यही वाला आंसर सही है। तो हमें कोई जरूरत नहीं है किसी और को आगे बढ़ाने की, बस यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में अगर मैं आर ना भी निकालता तो चल जाता, लेकिन अभी मैंने आर क्यों निकाल दिया है, वो इसलिए निकाल दिया ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे। ओके, अगर 2 15 होते तो हमें 13 निकालना पड़ता ना, तो मैंने वो भी आपको दिखा दिया है। डन, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर डेटर्स 22,000 के हैं। हमने कहा अच्छा जी, वेयर शोन इन द बैलेंस शीट, भैया ये पुरानी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं यानी ओल्ड डेटर्स हैं। हमने कहा ओके। आउट ऑफ दीज 2000 बिकम बैड, भैया जी 2000 बैड हो गए। मैंने कहा ओके, 20,000 का था, माइनस कर दो 2000, तो अब कितने बचे, अब आपके पास बचे 22 था ना, वही तो 22,000। इरेजर साहब आ जाओ, आपकी जरूरत है हमें। चलो ये पूरा ही मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 22,000 माइनस 2,000, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20,000 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 20,000 हो गया। अब 20,000 में ये क्या कह रहे हैं, वन डेटर बिकम इंसॉल्वेंट, एक डेटर इंसॉल्वेंट हो गया एंड 70% वर रिकवर्ड फ्रॉम हिम आउट ऑफ 10,000। यानी कि भैया इस 20,000 में अब दो हिस्से आ गए, एक व्यक्ति 10,000 वाला है, एक व्यक्ति 10,000 वाला है। अब देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, मैं आपको पूरा क्यों समझा रहा हूं, ताकि इसी क्वेश्चन में 3 बातें और पूछी जा सकती हैं, तो वो सारी आपको एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाए। तो देखिए अब ये कह रहे हैं कि भैया 20,000 बचे थे, इतनी अकल तो हमने लगा ली कि भैया 22 का ओपनिंग बैलेंस था, 2,000 बैड हो गए तो 20,000 बचे। उसमें से 10,000 का हमें कुछ नहीं बताया, इसका हमें कुछ नहीं बताया, इसका हमें बताया है। इसका हमें क्या बताया कि भैया इस 10,000 में 70% रिसीव हुए,
70% क्या हुए, रिसीव हुए। क्या बोला हुआ है, साफ साफ समझिएगा, 70% पर रिकवर्ड, ऐसा नहीं है कि 70% लॉस हो गया, 70% रिकवर्ड हुआ। लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा, अगर लॉस हो गया होता तो इसका 70% हमारे लिए बैड डेप्ट होता, रिकवर्ड हो गया तो 7000 हमारे लिए रिकवर हो गया, तो नया बैड डेप्ट क्या आया, -7000। तो यानी कि इसने भी 3000 रुपए हमको नहीं दिए, तो ये 3000 क्या है, बैड डेप्ट है। समझ रहे हो मेरी बात, ये 3000 क्या है, बैड डेप्ट है। 7000 रुपए हमें मिल गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फुल अमाउंट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बैलेंस डेटर। बैलेंस डेटर से हमें पूरे के पूरे पैसे मिले, यानी कि इनसे तो भैया पूरे के पूरे 10,000 मिल गए, तो मुस्कुरा देते हैं भाई, ये अच्छा इंसान था, टिंग टिंग टिंग। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, ऑन द अकाउंट ऑफ दिस आइटम लॉस इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी। इन आइटम में लॉस क्या हुआ, तो लॉस क्या हुआ भैया, तो लॉस तो हमारे पास बॉस दो चीजें हुई, पहला 2000 रुपए का बैड डेप्ट, दूसरा 3000 रुपए का बैड डेप्ट, यानी कि एक्चुअली जो लॉस हुआ मुझे वो 5000 का हुआ, है ना। तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा आंसर, 5000। अब इसी क्वेश्चन में लेट सपोज वो पूछ लेता, आप दूसरा पॉइंट समझिए, इसी क्वेश्चन में पूछता अमाउंट रिसीव कितना हुआ, इसी क्वेश्चन में वो ये पूछ लेता कि भैया अमाउंट रिसीव कितना हुआ, तो क्या करते, जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है भैया, 5 का लॉस हुआ तो 22 में से 5 माइनस कर दो 17, या फिर ये जो है ये 7000 रिसीव है, ये जो 10,000 है ये भी रिसीव है, तो टोटल रिसीव कितना हुआ, 7000 प्लस 10,000 यानी कि 17,000, या फिर 22 में से 5 माइनस कर दो तब भी 17 आ रहा है। तो क्वेश्चन ने इसमें ये पूछा है, लेकिन और क्या पूछ सकता है भैया, ये पूछ सकता है, समझ रहे हो आप, डन है। क्वेश्चन एक और चीज पूछ सकता है कि अब बैलेंस शीट में कितना आइटम रह जाएगा, तो अब बताइए डेटर का अमाउंट कितना बचा, ये आप कमेंट में बता देना, मैं आपको बता देता हूं, पर मैं तो अभी बता ही रहा हूं, पर आपका कमेंट में चेक करूंगा मैं। वैसे अब मैं आपको बता देता हूं, टिंग टिंग टिंग, 0 बचेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 22 के 22,000 डेटर खत्म, 10,000 जो थे उन्होंने दे दिए, 10,000 जो थे उसमें 7 ने दे दिए, 3 नहीं मिलेंगे तो बैड डेप्ट हो गया, 2 ऑलरेडी बैड डेप्ट हो गया, यानी 22 के 22 खत्म, तो बैलेंस शीट में नील बले सन्नाटा जो होता है ना वो बोला जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन, LM आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:8, 3:8। ये बस कंफ्यूजिंग करने के लिए होता है। एंड रिटायर्स एंड सरेंडर 4/9, एंड रिटायर हो रहे हैं भाई साहब, और 4/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एल। यानी अब ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं, एनजी रिटायर हो रहे हैं, एनजी रिटायर हो रहे हैं और अपने हिस्से का, ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 4/9 दे रहे हैं। तो 4/9 मतलब कितना, 4/9 मतलब कितना दे रहे हैं दादा, ये पता करना पड़ेगा। एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ, एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ एम, यानी 4/9 तो वो एल को दे रहे हैं अपने हिस्से का, अपने हिस्से का 4/9, और बचा हुआ दे रहे हैं एम को। तो बचा हुआ कितना हो गया, तो भैया अगर टोटल हिस्सा 1 है, 1 में से 4/9 वो किसी और को दे रहे हैं, यानी एल को दे रहे हैं, तो 5/9 दे रहे होंगे, किसको, 5/9 दे रहे होंगे एम को, अपने हिस्से का, यानी इनका हिस्सा निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, हमें निकालना है, तो भैया पहले तो इनका हिस्सा कितना था, तो हमको अगर गेन निकालना है, कहां गया, एल्स गेन, एल्स गेन निकालना है। लैंग्वेज की डिफिकल्टी है बस, इसमें और कुछ नहीं है। एल्स गेन निकालना है, तो भैया एल का हिस्सा कितना था, तो इसको भैया जी पहले तो नॉर्मलाइज करो, तो 1/2 8 सबका एलसीएम है, तो इसको 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4:2, ये 8 है तो ये 1/8 ही रहेगा, ये 3 है तो ये 3 रहेगा, तो 4:1:3 हो गया हमारे पास। अब जा कौन रहे हैं भैया, रिटायर होकर जा रहे हैं एन, LMN, यानी ये वाले भाई साहब रिटायर होकर जा रहे हैं। ठीक है, तो 3/8 है, तो अब देखिए एल्स गेन क्या होगा, 3/8 का एन ने अपने हिस्से का 4/9 दिया, ऑफिशियल से समझ में आ गया, तो इसका 4/9 निकलेगा, यानी कि 12/72, सिंपल। और भैया जी एम्स गेन क्या आएगा, एम्स गेन अपने हिस्से का, यानी 3/8 का बचा हुआ हिस्सा, तो भैया 4/9 इसको दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 5/9 बचा। समझ रहे हो ना, अगर n का टोटल हिस्सा 1 है, इसका 4/9 किसी और को दिया, तो बचा 5/9 ही तो m को दिया होगा, तो बस फिर 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
अपने हिस्से का एन ने अपने हिस्से का 5/9 एम को दिया होगा, क्योंकि रिमेनिंग इन फेवर ऑफ एम यहां लिखा हुआ है सवाल में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15/72। समझ रहे हो? अब बस ऐड कर देना है। तो न्यू रेशियो ऑफ एल एंड एम, तो एल का कितना था भैया जी? पहले तो 4/8 प्लस 12/72, 4/8 प्लस 12/72, तो 9 4 जा 36, तो 48/72। एम का कितना था? 1/8 प्लस 15/72, तो ये कितना हो जाता है? 24, है ना? 9 प्लस क्या बोलते हैं, 9 प्लस 15, 24/72। अगर आप देखोगे तो ये तो सीधा सीधा कट गया, 2:1। तो हमारे को न्यू रेशियो ही निकालना है, तो 2:1 का है, ये रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है बॉस, सिंपल है बॉस, सिंपल है बॉस, सिंपल है बॉस, सिंपल है बॉस। ये बस ध्यान क्या रखना है? ध्यान मने ये रखना है कि दादा चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, ये ऑफ हिज शेयर है तो 4/9 उसका हिस्सा नहीं है, अपने हिस्से का 4/9 है। बस इतना सा पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। ये 4-3-1 में बांटते हैं। बी रिटायर हो गया एंड गिव हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए 3,500 और टू सी 2,500। अब गेनिंग रेशियो आपको बताना है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इन्होंने हमको गेनिंग रेशियो तो भैया दिया ही नहीं, तो एक काम करते हैं ना यार, बी रिटायर हो रहा है तो गेनिंग रेशियो ये और ये हो जाएगा। जब ना दिया हो तो ऐसा करते हैं, पर ए हंसी हमेशा रखें याद कि इन्होंने हमें दूसरे तरीके से बता दिया है कि भैया जब ये दे रहे हैं ए और बी को, ए और सी को हिस्सा, बी जो है जब ए और सी को हिस्सा दे रहे हैं तो वो इतने रुपए का आ रहा है। ठीक है, गिव हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी, यानी यही वो हिस्सा है। तो निकाल लीजिए इसको, हिस्से को कैसे निकालेंगे? तो 3500 अपॉन 2500, तो 7:5, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, 7:5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कहां पर है, ये रहा डी, तो दिस वन इज अवर राइट आंसर। समझ गए? अगर आप सीबीएसई स्कूल से हैं तो आपको याद आएगा सैंपल पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन, उसमें भी तो जो हमने ऐसा निकाला है वो ऐसे ही निकाला है, अमाउंट दिया हुआ है, उसी का प्रोपोर्शनेट करते हैं तो फिर ऐसा रहता है, फिर हम उसके बाद रेशो निकाल के उसकी एंट्री करते हैं। सीबीएसई का जो सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का था शायद, अगर सही से याद है, और आपने अगर किया होगा तो याद होगा, क्योंकि हमने ये लाइव में भी डिस्कस किया था जब हम लाइव एमसीक्यूज डिस्कस करते थे। एमसीक्यू कह रहा हूं मैं, मतलब लाइव हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते थे, उसमें भी ये किया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो। समझ रहे हो? आगे बढ़े फिर, चलो तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई एंड जेड। आपको भैया हम ना कहेंगे तब भी तो आप रुकोगे नहीं। बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है। क्या करें, जिंदगी का काम ही यही है, चलते रहो चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो बढ़ता तो है ही। और वैसे भी हमेशा याद रखिएगा, जो राहों में रुक जाते हैं वही अटक जाते हैं, वही भटक जाते हैं, वही दुनिया में नाम नहीं कमा पाते हैं। क्योंकि मंजिलें कभी किसी का इंतजार नहीं करती, वो अपनी जगह पर है। आपको हमेशा चलते रहना पड़ेगा, कांटे आए या फिर धूप में पैर जल जाएं, चलते तो रहना पड़ेगा। रास्ते खोजने पड़ेंगे अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर जाने के लिए, पर रुक नहीं सकते आप। और इसमें हम आपका साथ तो दे सकते हैं, मगर वो हिम्मत, वो जज्बा आपको ही लाना पड़ेगा, और फिर तभी मंजिलें मिला करती हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। ज्ञान की बात भी जरूरी है, तो इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट्स एंड शेयरिंग रेशियो ऑफ 4:3:2। वाई रिटायर्स एंड गुडविल ऑफ 10,800 वॉज वैल्यूड। वॉज वैल्यूड यानी कि ये गुडविल ऑफ द फर्म है। इफ एक्स एंड जेड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, अगर एक्स और जेड 5:3 में फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं, then the amount of goodwill to be shared between x and z will be। अब हमें बताना है कि भैया जी गुडविल का जो अमाउंट शेयर किया जाएगा एक्स और जेड के द्वारा वो कितना किया जाएगा। तो अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि भैया जी इसमें उनका हिस्सा कितना है। अब क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको ये पूछा गया है कि भैया एक्स और जेड कितना देंगे। शेयर का मतलब क्या है, कितना देंगे रिटायरिंग पार्टनर को। तो वाई रिटायर्स, वाई यानी कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी रिटायर,
इनका हिस्सा क्या है 3/9, तो 10,800 इंटू 3/9, तो ये हो गया 1/3, 3 से इसको काटेंगे तो 3600। ठीक है, ये अमाउंट हो गया जो बटना है। अब किस में बटना है, तो हमको डायरेक्ट गिवन है न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मुझे गेनिंग रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना पड़ेगा, है ना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना पड़ेगा। सिंपल सा पॉइंट है, तो सिंपल सा पॉइंट है, तो भैया 4/9, ओह ओल्ड रेशियो पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। तो न्यू रेशियो पहले आएगा, तो न्यू रेशियो क्या है 5:3, यानी कि 5/8 माइनस 4/9, ये किसका आ जाएगा अपने पास, x का, y जी जा रहे हैं, z का कितना हो जाएगा, तो 3/8 माइनस 2/9 इक्वल्स टू, इक्वल्स टू 2/9। अब सॉल्व कर लीजिए, तो अगर देखेंगे तो ये भैया जी सीधा सीधा अगर सॉल्व करने जाएंगे तो और तो चीज़ें आएंगे नहीं, सीधा 72 पे ही कर लेते हैं। वैसे तो शायद 36 पे भी हो जाएगा, तो 36 कर लूँ क्या, चलो 36 पे हो जाएगा तो 36 ही कर लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। 36 तो 8 4 नहीं 36 कैसे आएगा, वही तो यार, वही तो मैं सोच रहा था 36 कैसे आएगा। चलिए तो हमारे पास 72 है, 72 ही करते हैं, ज़्यादा झंझटी क्या है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 72 9 8 जा 40, और ये कितना हो जाएगा 8 4 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 5 जा, यहाँ पे 9 है तो 8 8 5 जा 40, और 9 4 जा 36, तो यानी कि 40 माइनस 36 तो 4 आएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 8 जा 72 है, ठीक है 72 है। अब यहाँ पे करेंगे तो 8, एक मिनट 832, ये गड़बड़ हो रही है, 9 5 जा 45, और ये 832, तो 45 माइनस 32 यानी कि 13, फिर 9 3 जा 27 और 16, 27 और 16 यानी कि 11, तो 13:11 आ रहा है। ओके, वो टोटलिंग में रॉन्ग हो रहा था वो, ओके 13:11 आ रहा है, तो 13:11 आ रहा है, तो भैया 36,000 को बांट दो, तो 36,000 इंटू 13:11 यानी कि 24, डन है 24, 24 से इसको काटेंगे अपन तो 1500 हो रहा है ना, 1500 ही आ रहा है, हाँ 1500 ही आ रहा है। अगर आप काटोगे तो 24 का 1 12, तो 120, 120 इंटू 5 करोगे तो ये आ गया 1500, 1500 इंटू 13 करते हैं तो 6500, और इंटू 11 करते हैं तो 1 मिनट 13 तो 5, अरे क्या टोटलिंग कर रहा हूँ मैं, 19 हुआ ना चलो 13 00 00, 13 और 5 का 65 का 5 कैरी 6, 13 एकम है तो 19, 150 आएगा यार, वही तो मैं सोच रहा हूँ क्या चल रहा है। 3600, इसको जब हम काटेंगे तो ये 150 आएगा। अब कर लो, तो 13 इंटू ये आ जाएगा तो ये 1950 आ जाएगा, और 11 इंटू ये करेंगे अपन तो 5 11 5, और ये तो 1650 आ जाएगा। ठीक है, ओके सॉरी टोटलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी, डन है बस। तो फिर अब इसमें आंसर देख लीजिए, तो ये रहा हमारे पास आंसर, वेरी सिंपल है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें कहीं कोई झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कोई लोचा फोचा नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वो आपको ही ध्यान देना पड़ेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बीच में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या करना था हमें, हमें इस क्वेश्चन ने कहीं नहीं बताया कि भैया जी आप वो एंट्री बताओ या अमाउंट बताओ। अगर क्वेश्चन मुझसे कह दे कि भैया वो अमाउंट बताओ जो इसको मिलेगा, अगर क्वेश्चन मुझसे कह दे वो अमाउंट बताओ जो मिलेगा, तो मेरा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ने कहा गुडविल टू बी शेयर्ड बिटवीन एक्स एंड जेड, ये बताओ, तो जाहिर सी बात है गुडविल एक्स और जेड किसको देंगे, वाई को देंगे, वो हमें निकालना है, उसके लिए गेनिंग रेशियो चाहिए, तो हमें कितना देना है वाई को ये तो हमें समझ में आ गया, पर कौन कितना देगा उसके लिए आपको न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि दोनों हमको गिवन है। अगर नहीं गिवन होता तो ओल्ड रेशियो में हम 4:2 पाटते, यानी और इसको और काम करते तो 2:1 होता, लेकिन क्वेश्चन ने हमें दे रखा है न्यू रेशियो, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 13/72 और 11/72, फिर 13:11 में काट दिया तो वो 1500 गलती से लिख दिया था, 150 आया, फिर अपन ने निकाल दिया। ठीक है, 13 और 11, कोई दिक्कत की बात नहीं आई। ओके चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। नाउ
क्वेश्चन नंबर 8, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट इफ फुल और पार्ट ऑफ अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, ध्यान से देखिएगा, फुल और पार्ट ऑफ the amount payable to the partner still remains to be paid, there is no agreement among the partners, retiring partner will get. यानी कि अगर मान लीजिए अभी तक पैसे नहीं चुकाए गए तो फिर उसको क्या मिलेगा, मैं आपकी यहां पे मदद कर देता हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए आपको यहां ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेप्ट सेक्शन 37 की बात कर रहा है, यानी कि जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था। तो अब आप लोग इसका आंसर बताइए और दिल पे हाथ रख के, आपको जिसको भी आप मानते हो उसकी कसम है, सच में इसका आंसर सॉल्व करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या था, फिर मैं तो आपको रियल आंसर बता ही रहा हूं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट हो गई तो इफ फुल और पार्ट ऑफ द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर स्टिल रिमेन्स टू बी पेड, यानी अभी भी पे नहीं किया, स्टिल रिमेन अभी भी बचा हुआ है, तो एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या होगा, सबसे पहला इंटरेस्ट 6% पर एनम बटेगा बैलेंस अमाउंट पे, या शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, या ये होगा, या इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम बटेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, इन तीन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर कह रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर हैव अ चॉइस टू गेट आइदर फर्स्ट और सेकंड। आंसर मुझे उम्मीद है कि दिल पे हाथ रख के आप बताओगे कौन सा आंसर दिया था आपने। मेरे हिसाब से आंसर ये है, क्यों? क्योंकि सेक्शन 37 कहता है कि अगर आपने पार्टनर का पैसा नहीं चुकाया तो एक कंडीशन है भैया, 6% इंटरेस्ट आप चुकाओगे, और अगर चाहो तो फिर इसे डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया जी प्रॉफिट में उसका हिस्सा मिलेगा, जितनी भी उसकी कैपिटल अभी तक आउटस्टैंडिंग है उसके बेस पर जितनी कैपिटल बची है। ऐसा नहीं कि अगर उसकी 50,000 कैपिटल थी, ठीक है, मैंने इंटरेस्ट करके 30,000 चुका दी, तो भैया उसका हिस्सा जो बनेगा वो 20,000 के लिए बनेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये हिस्सा क्या बचेगा, रिमेनिंग कैपिटल अपॉन टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल यानी कि सबकी कैपिटल, ठीक है, फिर इनटू प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये सेक्शन 37 में कहा गया है, अलग सेक्शन है, अच्छा सेक्शन। आप खुद भी सोचो, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ होगा तो कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर पढ़ा हुआ होगा तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है यार, तो सबसे अच्छा यही होता है कि पढ़ा हुआ हो, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, एसएलएम व पार्टनर्स। एसएलएम क्या है भैया जी? तीन पार्टनर्स है। एसएलएम मेथड याद है, 11th क्लास याद आई होगी, डेप्रिसिएशन की। वे पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1.3 and 1/6। Now M decided to retire from the firm on the date of his retirement. Workman compensation reserve is 1,50,000 was appearing in the balance sheet. भैया appearing in the balance sheet था, okay. The claim on account of workman compensation is determined 1,32,500. मैंने कहा okay. Excess of reserve amount will be over claim. Excess of reserve amount over the claim will be, यानी कि भैया जी हमारे पास रिजर्व है 1.5 लाख का, हमारा क्लेम आ रहा है 1,32,500, यानी कि 17,500 अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। और जो रिजर्व का पैसा हमारे पास बचा हुआ होता है कहां जाता है? सारे पार्टनर्स को जाता है। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस। तो देखिए, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू यानी कि क्रेडिटेड, टू यानी कि क्रेडिटेड, समझे समझे समझे। और इसमें अब हमें इस रेशो के कुछ मतलब नहीं है, दीज ऑल थिंग्स आर रॉन्ग नंबर। हमें बस ये जानना है कि भैया जी जो पैसा बच गया उसका क्या होगा। तो भैया जो रिजर्व्स बनाए जाते हैं वो पार्टनर्स के प्रॉफिट के हिस्से से ही बनाए जाते हैं, अगर बच गए तो वो वापस पार्टनर्स को दिए जाते हैं। तो एंट्री हो जाएगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा। उन्होंने ये नहीं पूछा इस क्वेश्चन में कि किसको कितना बटेगा, अगर वो ये पूछते तो फिर मेरे यहां रेशियो का भी काम होता। जाहिर सी बात 1:1.3 और 1/6 है, तो 3:2:1, तो 17,500 को हम इसमें बांट रहे होते। समझ गए? डन है, तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए 10वां, एबीसी पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:5 4:3:4:5 4:3:5 कह रहा हूं मैं, 3:4:5। बी रिटायर्स ऑन द गुडविल फॉर्म वैल्यूड इज 42,000। बी रिटायर हो गए भैया जी। बी कौन है? ए बी सी, यानी बीच वाला हिस्सा है। 3 और 4 7 और 5 12, यानी कि 3/12, तो 42,000। भैया पहले तो चेक करो इनका हिस्सा कितना बनता है। तो 3/12 1/4, ठीक है, तो 1/4 करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 1/4 है 1/3। यही तो गड़बड़ है।
4/12 है, तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा मिटाओ पहले। कितना है? 42,000 इंटू 4/12, तो ये कितना आ गया? 1/3। 3 से इसको काटते हैं तो 14,000। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया भैया बी को 14,000 चाहिए। अब कौन कितना देगा? तो भैया वही बात है, A एंड C डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स रेशियो 3:4। इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट 3-4 का बनेगा। तो यानी कि भैया जी ओल्ड दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, GR निकालो। तो अब GR निकालते हैं। GR कितना आ जाएगा? ये कितना है? 3/12। तो पहले तो NR माइनस OR होता है, NR माइनस OR होता है, तो हमारे पास रेशियो क्या है? 3/7 माइनस इनका कितना आ जाएगा? 3/12। ठीक है, तो इनका जो LCM होगा वो 84 पे आएगा। 12 3 जा 36 और 21, 36 और 21 यानी कि 15। फिर उसके बाद अगले का ये तो GR ऑफ A है। अब GR ऑफ B निकालिए, तो 4/7 माइनस C का कितना हिस्सा है यहाँ पे? कहाँ गया? 5/12। तो 12 4 जा 48 और 7 5 जा 35, तो 13/84। समझ रहे हो? 12 4 जा 48, 7 5 जा 35, तो 48 में से 35 माइनस किया तो 13, और यहां पर कितना था? 36 और 21, तो 15, यानी कि 15:13। तो 14,000 को 15:13 में कर दो। 14,000 इंटू 15:13 डिवाइड बाय 2, तो 28 डिवाइड बाय 28 है। तो जाहिर सी बात है अगर आप इसको देखो तो 14 से काटोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1000, और ये हो जाएगा 2, है ना? सिंपल सा पॉइंट। तो अगर इसको 2 क्यों काटे हम? इसको यहां से ऐसे कर देते ना, 500 आ जाएगा सीधा। 28 है, इसको इससे काटेंगे तो 14,000 की जगह कितना हो जाएगा? 500, 500 हो जाएगा। 500 इंटू 15 तो 7,500 किसका है? A का हिस्सा है। C को जो लाना है वो कितना लाना है? 6,500। 13 इंटू 5, बस खत्म। तो हमारे पास ऑप्शन का आंसर कहां पर आ रहा है भैया? ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है क्लियरली? होगा तो यही ना, जो गेन कर रहे हैं। तो A कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट टू B कैपिटल। ठीक है, तो ये रहा A कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट टू B कैपिटल डेबिट डेबिट, ये रहा, ये रहा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। टिंग 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 टिंग। ठीक है, वेरी सिंपल है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है, यही क्वेश्चंस आते रहेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर घुमाते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां, WDV आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, वी रिटायर्स। ध्यान से देखिएगा, वी रिटायर हो गए एंड गुडविल इज अपीयरिंग। अब ध्यान से समझिएगा, गुडविल इज अपीयरिंग। देखो एक एक वर्ड ही डिफरेंस क्रिएट करता है। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट 30,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। भैया जी गुडविल जो फर्म की है वो 1,50,000 है, और जो बुक्स में है वो 30,000 है। तो भैया जो बुक्स में है वो तो रिटर्न ऑफ होती है, और जो वैल्यूड है उसमें हिस्सा निकाला जाता है। क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये बताओ कि वी की कैपिटल में क्रेडिट कितना जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है, तो 30,000 में भैया वी का हिस्सा कितना है? तो वी कहां पर है भैया? WDV आखिरी में भैया इक्वली लिखा हुआ है, तो यानी कि सीधा सीधा है 1/3। तो 10,000 तो भैया वी का डेबिट बैलेंस हुआ क्योंकि अपीयरिंग है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल ना ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, नाउ ये तो हो गया। अब 1,50,000 है, इसमें भी इक्वली हिस्सा है 1/3। ये पार्टनर को मिलता है, तो 50,000 क्या होगा? पार्टनर को मिलेगा क्रेडिट साइड पर। तो अगर देखा जाए तो डेबिट और क्रेडिट यानी कि 40,000 क्रेडिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाएंगे? 40,000 क्रेडिट साइड पर जाएंगे। वेरी सिंपल। तो हमारे पास 40,000 कहां गया? ये रहा आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब भैया अगर इसी क्वेश्चन में वो हर पार्टनर का मांग लेते तो हर पार्टनर का होता, हर पार्टनर का 40 ही आएगा, हालांकि इस केस में क्योंकि इक्वल है। भैया ये 10,000 क्यों माइनस किए? क्योंकि 10,000 हम उसकी कैपिटल से लेंगे, 50,000 उसकी कैपिटल में देंगे। बेस्ट क्या है? 40,000 डाल दो ना यार, बात खत्म, पैसा हजम, मार्क्स जेब के अंदर। ओके, तो यहां पर ये है। देखो क्वेश्चन कितना छोटा है, पर अगर आपको दिमाग में क्लिक नहीं करेगा कि चाहता क्या है तो कैसे सॉल्व होगा, है ना? ये एमसीक्यू की प्रॉब्लम है कि भैया गुडविल अगर अपीयर हो रही है तो दिमाग के घोड़े दौड़ा दो। गुडविल अपीयर ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बटने वाला है, और इसका मतलब होता है कि उनको मिल नहीं रहा, उनकी कैपिटल से लिया जाता है।
ये ध्यान रखना है, वरना आप 10,000 भी दे रहे हो, 50,000 भी दे रहे हो, तो 60,000 आंसर आ जाएगा, तो गड़बड़ जाएगी। देखो इन्होंने उल्लू बनाने के 60,000 भी लिखा हुआ है, समझ गए। गुडविल अपीयर्ड यानी उनकी कैपिटल अकाउंट को कम किया जाएगा, गुडविल वैल्यूड यानी कहीं ना कहीं उनकी कैपिटल अकाउंट में वो गुडविल का पैसा जुड़ेगा, तो जो जुड़ेगा 50 कट किया जाएगा 10, तो बैलेंस 40,000 का प्रॉफिट, मतलब एक तरीके से क्रेडिट बैलेंस, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। उन्होंने कहा ठीक है, जेड डिसाइडेड टू रिटायर। जेड कौन है भैया जी? ई वाला आदमी है जेड, तो ई वाला आदमी हो गया। हमने कहा ओके ओके। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट हिज बैलेंस रिमेन्स इन द फर्म इज 1,15,000। रिटायरमेंट के दिन उनकी जो बैलेंस थी वो 1,15,000 थी। इफ रिमेनिंग अमाउंट पेड ₹77,000, शो हाउ फर्म विल शो द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द फर्म। यानी कि अब आपको बताना है कि भैया अगर किसी के पास 1,15,000 का बैलेंस है ना, यानी कि उसके बैलेंस के फॉरवर्ड में 1,15,000 आ रहे हैं, ठीक है। अब 1,15,000 आ रहे हैं, इसमें आपने उसको कैश में पे कर दिया है 77, या बैंक भी बोलता तो 77,000 आपने पे कर दिया, तो 15 और 23 कितना होता है? 38। तो 38 बच गया। 38 क्या हो गया? बच गया। क्या बोले इसको? क्या बोले बॉस? क्या बोलती है पब्लिक? ओ कमेंट्स बताओ इसको, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लोन, ये हमारे लोन अकाउंट में जाएगा। अब लोन अकाउंट में जाएगा, कहां जाएगा? दिमाग से बता दीजिए। लोन भैया बन रहा है, लोन एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो यानी कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पर जाएगा। सिंपल, बस ऐसा ही लोन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो। क्रेडिट टू लोन अकाउंट, दिस वन इज अवर राइट आंसर, बस खत्म। इससे ज्यादा हमारे को कुछ नहीं करना बॉस, कुछ भी नहीं करना है। अब वो अगर चाहे तो बोले कि भैया ये 38 को ना 2 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा, अगर वो इसी लाइन में लिख देता कि बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट इन द फर्म कैलकुलेट करो एंड दैट विल बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, सो पर इंस्टॉलमेंट की प्राइस बताओ, तो भैया डिवाइडेड बाय 2 कर देते, डिवाइडेड बाय 4 कर देते, अगर 4 बोलता तो 5 बोलता तो डिवाइडेड बाय 5 कर देते। तो क्वेश्चन में बस एक लेयर ही तो इंक्रीज होगी, हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल था ये, है ना। अगला क्वेश्चन, अनिल, बिमल एंड चेतन आर पार्टनर शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। भैया जी ये 4-3-2 में अपना हिस्सा बांटते हैं। मैंने कहा ओके जी बांटने दो। फिर चेतन रिटायर्ड, कब रिटायर हो रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, 1/7/2022 को ये रिटायर हो रहे हैं। On the date of their capital of Anil, Bimal and Chetan after all adjustments is 75, 65 and 40, यानी कैपिटल हमको गिवन है। हमने कहा ओके। Anil Bimal continue to carry on the business for 6 months without settling Chetan's account during the period of 6 months 31st December 2022. A profit of 60,000 is earned by the firm. Keeping Chetan's interest in mind, the amount payable to Chetan will be। अब आपका दिमाग दौड़ जाना चाहिए कि भैया कैपिटल दी हुई है और 6 महीने से अमाउंट सेटल नहीं किया गया है, इसका मतलब कि भैया या तो इंटरेस्ट भी मिलेगा या तो फिर भैया प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, क्योंकि सवाल मुझको बता रहा है प्रॉफिट, सवाल मुझको बता रहा है प्रॉफिट, तो वो मुझसे जानना चाहता है कि सेक्शन 37 लगाइए, सेक्शन 37 लगाइए और मुझे बताइए। अदरवाइज तो आप सीधा सीधा इंटरेस्ट भी लगा सकते थे जो रिमेनिंग अमाउंट है, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। तो अब इसको सेक्शन 37 लगाना पड़ेगा, तो यानी कि जो पर्सन है उसका प्रॉफिट है 60, मतलब फर्म का प्रॉफिट है 60,000, इसमें जो उनका रिमेनिंग बैलेंस है वो है 40,000। अमल, बिमल, चेतन, चेतन जी जा रहे हैं तो भैया जी 40,000। अब उनका हिस्सा कितना बनेगा? 40,000 के लिए बनेगा, पर टोटल कैपिटल कितनी है? तो 75 और 65, 70 और 60, 130, 140 और 40, 180, 180 बस। तो फिर अब इसको सॉल्व कर देना है, समझ रहे हो भैया जी। ये लीजिए 40,000 से ये 4 कटेगा, ये इससे कटेगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 3, अब 20 × 2 यानी कि 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 13,333.33। समझ रहे हो आप? फॉर्मूला क्या होता है फिर से बता दे रहा हूं मैं, सेक्शन 37 के हिसाब से फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू रिमेनिंग कैपिटल, जो नहीं पे किया, रिमेनिंग लोन अमाउंट अपॉन
टोटल कैपिटल। समझ गए? अगर इस पे इंटरेस्ट निकालने की बात आती तो 40,000 पे अगर मैं 6 महीने का इंटरेस्ट निकालता, 40,000 पे 6 महीने का, तो 6/100 इंटू 6/12, 2 जी से 2 जीरो, 200 इंटू 6 यानी कि 1200। अब आप खुद भी देख रहे होगे कि इंटरेस्ट में देखो कैसा आ रहा है और वैसे देखो कितना आ रहा है, काफी अंतर पड़ जाता है। तो हमें तो बेस्ट इंटरेस्ट तो यही वाला लग रहा है, यही मिलना चाहिए उनको। तो बस फिर हमारा आंसर हो जाएगा 13,333। ठीक है, अब पॉइंट में नहीं गिवन है तो कंफ्यूज मत होना कि भैया इसमें पॉइंट में क्यों नहीं गिवन है। अगर आंसर में 13,333 और 13,333 पॉइंट 33 देता तो फिर ध्यान रखना, फिर वो पॉइंट 33 वाला आंसर होता, फिर ये आंसर राइट नहीं होता। बट क्योंकि हमें ऑप्शन में कुछ और है नहीं, तो जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर है वो ये है, तो इसलिए हमारा ये आंसर सही होगा। ठीक है, सिंपल है। तो चलो फिर अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ABC were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1 respectively with the capital balance of 1 lakh for A and for B, for C 50,000 है। ध्यान से देखिएगा, ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका हिस्सा है 2, 2 और 1। इसमें कैपिटल जो 1 लाख है वो A और B दोनों की है, यानी ईच है। 1 लाख A की, 1 लाख B की। C के लिए 50,000 बोल दिया उन्होंने। बी डिक्लेयर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, बी डिक्लेयर हो रहे हैं भैया रिटायरमेंट के लिए, तो भैया ये रिटायर हो रहे हैं 2/5 एंड फ्रॉम द फर्म, एंड द बैलेंस इन रिजर्व ऑन दैट डेट वाज 30,000। रिजर्व में 30,000 रुपए का बैलेंस। हमने कहा ओके, इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वाज 14,100, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी दे दिया। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लोन अकाउंट, व्हाट विल बी द ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट ऑफ बी, लोन अकाउंट में कितना जाएगा बी के, ये हमसे पूछा गया है। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहां कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं, ए बी सी। अपने को पूरा प्रॉपर कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, है ना। अब ए का सबसे पहले क्या आएगा भैया जी, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इनकी है 1 लाख, इनकी भी है 1 लाख, इनकी थी 50,000। जा कौन रहे हैं, बी जा रहे हैं ना, तो इस पे एस्ट्रिक मार दे रहा हूं मैं। ठीक है, बी जा रहे हैं। अब ओपनिंग कैपिटल के बाद क्या होता है भैया, क्या क्या चीजें गिवन है, तो इन्होंने बोला है कि बैलेंस रिजर्व का गिवन है, तो भैया रिजर्व बढ़ता है, रिजर्व बढ़ता है तो सारे पार्टनर्स को मिलता है, तो 30,000 इंटू 2:1 यानी कि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6,000, 6 इंटू 2 यानी कि 12,000 और इनको मिल जाएगा 12 और ये 6,000 1 का है तो ठीक है, 2:1 था, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हमारा रिजर्व भी खत्म हो गया। अब क्या करें, इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, उससे पहले प्रॉफिट है तो पहले प्रॉफिट ही बांट लेते हैं, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है, इधर लिख लेता हूं मैं, 14,100 इंटू 2:1 यानी कि 5 से, तो 5 3 तो आएगा नहीं, 2 41 हो जाएगा, तो 82820 2820 आ रहा है, 0 2 का 1 41 का 1 कैरी 4 5 2 जा 10 और 4 14, तो 14,100 आ रहा है। ठीक है, तो भैया जी ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5640 और ये कितना है 2820। ठीक है, डन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है अगले की, इफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। अब गुडविल के केस में हमको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, तो कलर अलग ले लेता हूं मैं, लेट्स डू इट व्हाइट। ये जो 60,000 है इसमें सबसे पहले तो आपको बी का हिस्सा निकालना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये गुडविल ऑफ द फर्म है, गुडविल ऑफ द फर्म है। ये नहीं बोला इन्होंने कि भैया ये बी का हिस्सा है, गुडविल ऑफ द फर्म है, तो भैया बी का हिस्सा निकालो, तो 60,000 इंटू बी का हिस्सा क्या है 2/5, 12,000 इंटू 2 यानी कि कितना हो गया 24,000। अब ये बी को मिलेगा 24,000, पर कौन देगा। अब क्योंकि कोई नई बात की नहीं गई है तो यहां पर भैया कोई नया रेशो दिया नहीं गया, तो बी को हटा दो, बचा हुआ वही तो हमारा गेनिंग होगा, तो यानी कि 24,000 का रेशो जो बनेगा वो हो जाएगा 2:1।
बी को हटा देते हैं ना ऐसे केस में, जब कुछ नहीं गिवन हो तो जो पार्टनर जा रहा है उसको हटा दो, बाकी बचा जो है वो आपका जीआर हो जाएगा। एनआर भी इस केस में 2-1 ही आएगा, ठीक है। तो 2-1 क्योंकि हमें जीआर चाहिए, तो ये हमारा जीआर है। 2:1 यानी कि 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16। तो भैया जी अब यहां पर जब आएगी बारी, ठीक है, जब यहां पे आएगी तो मैं यहां गुडविल लिख दे रहा हूं। अगर आप कैपिटल अकाउंट याद करोगे तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता था, ए और सी जो है वो पैसे देंगे किसको, बी को। ए और सी पैसे देंगे बी को, फिर बी ए और सी से पैसे लेगा। तो अपन क्योंकि पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, अपन एक ही लाइन में कर देते हैं। बी को एक्चुअली पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे बी को, 24,000। तो बी के में 24,000 मैंने ऐड कर दिया, और ये देने पड़ेंगे किसको, ए और सी को। तो ए में से 16,000 माइनस कर दिए मैंने, क्या कर दिए, माइनस, ब्रैकेट लगा दिया। ऐसे ही यहां पर 8,000 का ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लीजिए, हमसे बोला किसका गया है निकालने के लिए, सिर्फ बी का। पर क्या मैं सिर्फ बी का निकालूं, नहीं भैया, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सबका निकाल लो। क्या करो, सबका निकाल लो, है ना, ताकि हमें ध्यान रहे। तो देखिए, तो 1,12,000 और 5, 1,17,640। तो 1,17,640 में करेंगे तो 1,01,640। 12 और 5 17 है, 17 में से 16 काटे तो 1,000 बचा, तो 1,640 हो गया, और 1,00,000 ये रहा। अब इसमें अगर अपन गिनते हैं तो 12 और 5 17, 17 और 24 141, तो 141,640। फिर यहां पर तो 50 और 6, 6 और 2 8, तो 8 कट गए 8 से, तो 50,820। अब क्वेश्चन मुझसे किसी का भी मांग ले, बी का मांगे तो ये रहा, ए का मांगे तो ये रहा, सी का मांगे तो ये रहा। जिसका क्वेश्चन मांगेगा हमारे पास तो सबका आंसर है ना बिड़ू, हम सबका आंसर देगा बॉस, सबका बदला लेगा, कहते थे फैजल जी, फैजल जो भी नाम है उनका, मैं भूल जाता हूं, फिल्मों का थोड़ा कम देख पाता हूं मैं। तो नाउ हम तो क्या है, पढ़ाई वाले, तो अपन क्या करेंगे, अपन सबकी कैपिटल बताएंगे, सबका लोन अमाउंट बता देंगे, जो कहोगे वो सब करके दिखा देंगे पढ़ाई से रिलेटेड। हमारा तो बदला यही है कि अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे कॉलेज में जाना है ना। चलिए, अब हमसे पूछा गया क्या था क्वेश्चन में, लोन अकाउंट ऑफ बी पूछा गया था। अब क्योंकि कैश में इनको कोई भी पेमेंट नहीं की गई, कैश में इनको कोई भी पेमेंट नहीं की गई है, तो दैट मींस अगर कैश में इनको कोई भी पेमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर 141,640 है। क्या है हमारे पास आंसर, 141,640। क्या है हमारे पास आंसर, 141,640, क्योंकि बी का पूछा गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया ट्राई कर रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, आप खुद घर से करके लाएंगे, एकदम होमवर्क वाली फील, क्योंकि भले ही आप वन शॉट यूट्यूब पे देख रहे हो लेकिन आपको फील आए कि कुछ होमवर्क्स भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूं, आप करोगे, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा उसमें मैं उसको आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है, समझ गए, सबको आंसर। अब जो भी आंसर करेगा वो कमेंट में रिप्लाई कर देगा, तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझा भले ही मैं अभी देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं। एक्स, Y and Z were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:1 respectively with the capital balance of 1,50,000 X for X, Y के लिए 1,00,000 और Z के लिए 50,000। तो सबका कैपिटल बैलेंस अलग अलग दिया हुआ है। Y डिसाइडेड टू रिटायर, अगर Y रिटायर हो रहे हैं यानी कि ये वाला हिस्सा जा रहा है, 4/1 है ना, 541, तो 4/10 का हिस्सा हमारा जा रहा है। हमने कहा ओके, Y डिसाइडेड टू रिटायर, और जिस दिन रिटायर हो रहे हैं उस दिन रिजर्व जो है वो 50,000 है, गुडविल की जो वैल्यू है वो 30,000 है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो 15,000 है। यहां तक तो कहानी एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह, बस एक चीज बदल रही है और वो ये है कि भैया जी इस बार हम 28,000 रुपए कैश में भी दे रहे हैं। यानी कि अगर मैं पिछला क्वेश्चन कहूं तो 141,640 था मेरे पास बैलेंस, 141,640 था मेरे पास बैलेंस, ठीक है, 141,640 था मेरे पास बैलेंस। 141,640 में मुझे, अरे अच्छा पेन सेलेक्ट नहीं हुआ है, पेन को सेलेक्ट करो, ओके ओके, 141,640 था मेरे पास बैलेंस, यही मेरा लोन जा रहा था क्योंकि कुछ कहा ही नहीं। अब इसमें मुझे क्या करना है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में इसको गिनूं तो 28,000 को माइनस कर देना है, तो जो भी मेरा आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 28 करेंगे तो 13,000 आ जाएगा ना, तो 1,13,640 ये मेरा लोन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बस एक ही स्टेप बढ़ा है, बाकी वैसे का वैसा ही है। तो ये होमवर्क है आपके लिए, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको इसमें से जो भी आंसर आएगा आपका वो आपका सही आंसर कहलाएगा, ये आपको कमेंट में बताना है,
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास जब आएगी डेथ की, उसमें मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, मतलब सॉल्व किया होगा, मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे सॉल्व किया गया है। समझ गए क्या मेरी बात? ठीक है, चलो लेट्स ट्राई, न्यू चीज ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कितने रिप्लाईज आ जाते हैं। ओके चलिए, तो फिर यहां पर हमारा ये चैप्टर भी होता है खत्म। बेसिक पॉइंट क्या थी इस चैप्टर के? बेसिक पॉइंट्स हमको इस चैप्टर के समझने हैं। बेसिक पॉइंट इस चैप्टर में ये था कि भैया आधे से ज्यादा चीजें एडमिशन की थी। बेसिक तो यही था ना, लोन अकाउंट को समझना है, उसमें इंस्टॉलमेंट समझना है, उसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझना है। तो मैंने 2 ईयर का आपको करके दिखाया था। लंबे क्वेश्चंस नहीं आने तो ज्यादा उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टेंशन रहती है कि भैया वो वाला कैसे करेंगे, वो वाला कैसे। भाई वो लंबे क्वेश्चंस आने ही नहीं है, 3-4 एडजस्टमेंट्स आपको पता होने चाहिए, बाकी सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। लैंग्वेज रीड करना आना, लैंग्वेज में छोटे से क्रक्स होते हैं, एकदम ऐसे छोटा सा कील जो फेंक देते हैं एग्जामिनर्स चुभाने के लिए, कांटा डाल देते हैं बीच क्वेश्चन में, उसी को हमको समझना है। ठीक है, चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, और आप लोग काफी अच्छा तैयार कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अच्छे मार्क्स भी आते हैं, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। फिर लास्ट में जो निक्को भैया कहते हैं अपने सारे प्यारे कॉमियन से, वो क्या है कि थैंक यू यार, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर लविंग अस, एंड थैंक यू, क्योंकि अमन जी का रिप्लाई देकर मुझे खुशी हुई कि लोग रिप्लाईज भी देते हैं, और यही कॉमियंस की क्वालिटी है। मैं यही चाहता हूं कि वी वांट टू बिल्ड अ कैरेक्टर एंड वी वांट टू मेक अ गुड वर्ल्ड, जहां पर हम नेचर के बारे में भी सोचें, जहां हम अपनों के बारे में भी सोचें, जहां पर हम दूसरों के बारे में भी सोचें। ये मेन पर्पस है हमारा, है ना। पढ़ाई तो ऑफकोर्स हम करा ही रहे हैं। नाउ फिर इस मेन पर्पस में एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, चाहूंगा कि आप भी इससे जुड़े। हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स। जहां भी मिलो हमेशा मुस्कुरा कर मिलो, ताकि लोगों के अंदर पॉजिटिविटी फैले। बहुत सारे लोग हैं जो लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, अगर हमारे बस का है तो वो उम्मीद हमें बनना है। ठीक है, इसी थॉट के साथ टाटा बाय बाय।